अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। दिस इज मी सुहासिल और आपको ये मंथ मतलब पूरा महीना आज़ादी का बहुत मुबारक हो। आज है 2 अगस्त, चूँकि 1 अगस्त के बाद ऑनवर्ड हम रोज़ाना कोशिश करेंगे कि गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये रियलाइज़ कराएं कि भाई वेकअप, सुबह उठें और इस चीज़ का एहसास दिलाएं अपने आप को कि एक आप आज़ाद कौम है, आज़ाद मुल्क में बसते हैं और ये आज़ादी हमें नेमत के तौर पर नसीब हुई है। तो इसको आपने बिल्कुल कैश भी करना है, इंजॉय भी करना है और आज़ादी सेलिब्रेट करने के लिए जो मैं देख रही हूँ सुबह ऑफिस आते वक्त रास्ते में अगर आपको कोई बाजार, कोई स्टॉल नज़र आए तो आपको ग्रीन और वाइट बिल्कुल वो स्टॉल जिस पे झंडियाँ भी पड़ी होती हैं, जिस पे आजकल आपको पता है आज़ादी मनाने के लिए बच्चों के अलग ही तौर तरीके होते हैं, तो वो छोटे छोटे उन्होंने इस तरह से बीन्स रखे हुए जिसको वो बजाते फिरते हैं गलियों में। इसके अलावा झंडे, बैचेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को और अब बड़ों को भी। तो ये स्टॉल्स जो हैं वो आपको हर गली मोहल्ले में नज़र आ रहे होंगे। तो हर किसी ने आज़ादी मनाने की जो अपनी कोशिश है और आज़ादी मनाने की अपनी जो तैयारी है वो भरपूर कर ली है। तो व्हाई नॉट गुड मॉर्निंग पब्लिक, हम भी आज के बाद से ऑनवर्ड आज़ादी मनाएंगे और ये मंथ ऑफ आज़ादी है तो आपने कोशिश ये करनी है कि येस, अगर किसी चीज़ से आपको आज़ादी चाहिए तो अपनी रेजोल्यूशन सेट कर लें कि अगर आपकी कोई बुरी आदत है या अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, सो ट्राई टू वर्क ऑन इट, क्योंकि आज़ादी हमें यही सिखाती है। क़याम पाकिस्तान ख़ास तौर पर अगर हम दो नज़रिया कौम की बात करें, हम पाकिस्तान की आज़ादी की बात करें, अपने सकाफ़त की, अपने रवायत की, इन तमाम चीज़ों की जिसके लिए दो कौमी नज़रिया पेश किया गया कि हमारा मुल्क अलग होना चाहिए जहाँ पर हम इस्लाम की पैरवी कर सकें, जहाँ पर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और इसके अलावा हमारी वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो हैं हमारे साथ बरसग़ीर में बसने वाली दूसरी कौम जो है उससे बहुत कदरे मुख्तलिफ है। तो हमारी एग्जिस्टेंस आपके साथ पॉसिबल नहीं है। इसी थॉट को, इसी सोच को आगे लेके करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर की गई और आज जो है एक बार फिर से जहाँ हमें मौका मिलता है इस चीज़ को रिकॉल करने का दिन है जनाब कि जहाँ पर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आए, जहाँ पर भी आपको आपका नज़रिया तब्दील होता नज़र आए, जहाँ पर आपको लगे कि आपको अपनी आज़ादी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जहाँ भी आपको लगे कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, आपको काम करने की आज़ादी नहीं है, आपको सोचने की आज़ादी नहीं है, वहाँ पर आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। हाँ, अलबत्ता मुश्किलात बहुत सारी आती हैं, परेशानियाँ बहुत सारी आती हैं, कुर्बानियाँ भी बहुत सारी देनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बदले जो चीज़ हमें मिलती है उसे हम कहते हैं आज़ादी। तो ये आज़ादी आप सबको बहुत मुबारक हो। तो जश्न आज़ादी मनाने के लिए, जश्न पूरा करने के लिए तैयारियां तो हमने गली मोहल्लों में देख ली हैं। बहुत सारी जो सरकारी इमारत है उस पर जो है झंडा वो भी लगाया गया है और इस झंडे की जो हम देखते हैं हुर्मत है, जो इसकी कदर व कीमत है, जो ये डिपिक्शन है, उसको हमें हर रोज़ रिकॉल करना चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि वाइट कलर जो आपको आपके झंडे में नज़र आता है दरअसल वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और अगर ग्रीन फ्लैग की बात करें तो मतलब मेजॉरिटी यानी हम पाकिस्तानी। तो इस झंडे की मुनासबत से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर आपको माइनॉरिटीज़ यानी कि हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़े या अपना किरदार अदा करना पड़े तो आपने इससे पीछे नहीं हटना। लेकिन इस पर हम आज़ादी पर बात करेंगे, पूरा महीना आज़ादी को हमने आपके साथ कैसे सेलिब्रेट करना है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपने आज के बाद रोज़ाना सुबह उठ के इस चीज़ को रियलाइज़ ज़रूर करना है कि इज़ अ मंथ ऑफ आज़ादी और आज़ादी का एक जेस्चर जो आज से कई साल पहले हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि भारत की जानिब से दिया जाएगा, चूँकि ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन का फ़र्क है, आपको पता है 14 और 15, लेकिन दोनों मुल्क जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहलाते हैं बरसग़ीर पाक व हिंद में जब इकट्ठे रहते थे, दो कौमी नज़रिया पेश करने के बाद हम अलग हो गए, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट ये आज तक ख़त्म नहीं हो सका। लेकिन जब भारत की तरफ से या हमारी हमेशा कोशिश ऐसी होती है कि हम ऐसा जेस्चर ज़रूर दें कि भी आपका अपना मुल्क है, आपको आपकी आज़ादी मुबारक, हमें हमारी आज़ादी मुबारक, चाहे वो बोलने की हो, रहने की हो या खाने पीने की या रहन सहन की हो, लेकिन एक जेस्चर जो कि अप्रिशिएटेबल है। इस दफ़ा हमने देखा कि हॉकी टीम जो है वो एशिया हॉकी चैम्पियनशिप के लिए भारत के शहर चेन्नई पहुंची और चेन्नई में उसका क्या वार्म वेलकम किया गया। अगर मैं बात करूँ ढोल की थाप पर भंगड़ों की तो यस, यहाँ की रवायत को वहाँ पे भी जब हमने ऑन स्क्रीन देखा तो हमें लिटरली बहुत खुशी हुई और ये खुशी जो है मैं आपसे इसलिए भी शेयर कर रही हूँ बिकॉज ये वीडियो अगर आपने देखी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं देखी तो इसको देख लें कि पाकिस्तानी हॉकी टीम जो है वो चेन्नई पहुँची है और ढोल की थाप पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उनको हार भी पहनाए गए और वहाँ की जो मैनेजमेंट थी जब वो मीडिया वॉल पर आई तो उनके साथ खड़े होकर तस्वीर भी खींची गई। अच्छा, आपको पता है इससे क्या होता है? ऑब्वियसली इससे आपकी जो टीम है उसका मोराल बहुत अप होता है। और अगर हम हॉकी की बात करें तो भाई हमारी नेशनल गेम है, तो हॉकी को तो हमें वैसे बहुत इंडोर्स करना चाहिए, वैसे बड़ा प्रमोट करना चाहिए। लेकिन भारत में ये सब जेस्चर्स देखकर यकीनन तमाम पाकिस्तानियों को बहुत खुशी हुई होगी
भारत के लोगों को इस बात पर खुशी हुई है या नहीं हुई, बट ऑल दो खेल के मैदान में जब आप उतरते हैं, वो जितने भी खिलाड़ी हैं, खा वो क्रिकेट से है, खा वो हॉकी से है, जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वो किसी भी सरहद से बालातर होता है। तो भारत की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर दिया गया है जिसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, और हमेशा से ऐसे करना भी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पर आपका ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप किस मुल्क से हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप किस धर्म से, किस मज़हब से हैं। जब आप खेल के मैदान में उतरे हैं तो आप एक खिलाड़ी हैं और आपने बेहतरीन परफॉर्म करना है, और जो सराहा जाता है वो खेल को और खिलाड़ी को सराहा जाता है। तो ये सराहना हमारा भी बनता है, क्योंकि हमारी टीम का यानी पाकिस्तानी हॉकी टीम का बहुत ज़बरदस्त आपने वार्म वेलकम किया, तो हमारी तरफ से जी थैंक यू सो मच। तो हॉकी टीम को भी हमारी तरफ से यानी गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आप गए हैं तो ज़बरदस्त परफॉर्म करें और जीत कर वापस आएँ। तो ये नए ख्वाहिशात जो है वो हॉकी टीम के लिए। अब हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को डिटेल में शुरू करेंगे। अरमीत पाजी को भी इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यू नीड टू कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So we are celebrating Azadi month. So how we can celebrate without Harmeet Baji? तो चलते हैं इस्लामाबाद, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। हरमीत, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो आपने दोस्त फरमाया आज़ादी के हवाले से, और वैसे भी तो आज़ादी की बात की जाए, जब आपको सोचने की आज़ादी हो, आपको आपके रहन सहन और जिस ढंग से आप जीना चाहते हैं उसकी आज़ादी, उससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और हम खुशकिस्मत एक आज़ाद रियासत में, एक आज़ाद वतन में हमारा जन्म हुआ, और उसके लिए बेदर कुर्बानियाँ हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बड़ी तेज़ी से बदलती हैं, और चीज़ें जो बदलती हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर आपने जिस तरह भी जिक्र किया कि चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हमारे हॉकी का या दीगर जितने भी हमारे एथलीट हैं, जब वो मुख्तलिफ मैदान में जाकर और पाकिस्तान का ग्रीन झंडा जब लहराता है, बड़े फ़ख्र से लहराया जाता है, तो वही कमाल की खुशी होती है। और वो जो जज्बा होता है, वो जज्बे का इजहार लफ्ज़ों में नहीं, बल्कि वो खुशी, वो तासुरात जो है वो चेहरे पर ही दिखते हैं, लेकिन उसके लिए अल्फाज का चुनाव बड़ा मुश्किल होता है। और हरमीत, एक बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम खिलाड़ी की बात करें तो बिल्कुल खेल के ज़रिए तो मैदान में उतर के खिलाड़ी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में, वो तो हम देखते हैं, यकीनन वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। लेकिन अगर पाकिस्तानी कौम की बात की जाए ना, तो वो आपने देखा है कि कोई भी कुदरती आफत हो, नागहानी सूरत हाल हो, सियासी या मुआशी मुश्किलात हों, हमने हमेशा पाकिस्तानी अवाम को हर चीज़ का डट कर मुकाबला करते हुए देखा है। लेकिन ये मंथ है आज़ादी का, तो इसी हिम्मत को, हौसले को हमने पूरा महीना सेलिब्रेट करना। और आज मैंने यही कहा है कि आज से ऑनवर्ड 14 अगस्त तक, बल्कि हमें तो हर रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इस जज्बे को हम सलाम भी करते हैं और इसको पूरा महीना हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हरमीत जैज़ के साथ करेंगे। तो जैज़ के साथ हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अच्छा, बेसिकली जैज़ की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जैज़ हमेशा की तरह हर रिकरार रखते हुए कुछ इस तरह का लेकर आया है कि आपने पूरा महीना आज़ादी मनानी है, लेकिन डिजिटल आज़ादी मनानी है और डिजिटल खुद मुख्तारी मनानी है। और इसके लिए जैज़ आपके लिए लाया है एक्स्ट्रा सुपर डुपर 4G। मतलब अभी आपने नेटवर्क पर स्विच करना है, और नेटवर्क पर स्विच करने के बाद आपको एक्स्ट्रा 4G मिलेंगे। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी आसान बनानी है और आपने ग्लोबल विलेज में अपने आप को बिल्कुल एडजस्ट करना है, तो उसके लिए इस आज़ादी को और इस जज्बे को मनाने के लिए जैज़ ने पूरा महीना एक्स्ट्रा 4G ऐड किए हैं। मतलब एक्स्ट्रा सुपर 4G, जो कि हरमीत हमें आज़ादी की सेलिब्रेशन के गिफ्ट के तौर पर जैज़ की तरफ से मिले हैं। देखिए, तो अगर हम देखें, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, चाहे वो आप जैसे ज़िंदगी के बहुत सारे ढंग को आप देखें, लेकिन फिर इसमें बड़ी बात यह है कि अगर सेलिब्रेशन, यानी ये महीना है, पूरा महीना सेलिब्रेशन चलती रहती हैं, और अब आपको पता है कि 14 अगस्त से पहले पहले बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं, मुख्तलिफ ढंग से, मुख्तलिफ अंदाज से लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि जैज़ डिजिटल तरीके से सारी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपने दुरुस्त फरमाया कि चाहे जो हालात हो, जैसे भी हालात हों, लेकिन उसी इस महीने में हम जिस हालात में क्यों ना हो, हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जैज़ जो लाया है सेलिब्रेशन का ये मंथ, और वो भी डिजिटल तरीके से, सिर्फ और बड़ी बात इसमें ये है कि जिस तरह आपने बात की कि डिजिटल खुद मुख्तारी, तो आपको एक्स्ट्रा जीबीज मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा नीड होती है। आपको एक्स्ट्रा अगर जीबी मिलते हैं तो आप पूरा मंथ बड़ी खुशी से इंटरनेट के जरिए बहुत सारी चीजें जो हैं उसको देख के और इस आज़ादी के इस महीने को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हरमीत, ये है जैज़ की तरफ से एक्स्ट्रा सुपर डुपर 4G का गिफ्ट, यानी जश्न आज़ादी का गिफ्ट। तो जैज़ सुपर 4G जो है वो आपके लिए लाएगा एक्स्ट्रा 4G, क्योंकि इनको है हमसे और पाकिस्तान से बहुत सारा प्यार।
तो जनाब हम अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हमने जो आपको ऑब्वियसली अरमीन हमने ये भी खबर शामिल की थी प्रोग्राम में कि पाकिस्तानी हॉकी टीम जब चेन्नई पहुंच ज़बरदस्त वार्म वेलकम उनका किया और इस चीज़ को बार बार हम इसलिए भी अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा इस तरह के जस्टिस जाते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से इस तरह के जस्टिस बहुत कम आते हैं। तो आज़ादी आपकी भी करीब है, अगर इस तरह के जस्टिस देंगे तो पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करेगी और उसको करना भी चाहिए। अब चलते हैं जी पाकिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के मिसाइल और पाकिस्तान में होने वाली अच्छी चीज़ों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा हम हमेशा से बनाते हैं, लेकिन आज चूँकि हमारा तकाजा ये है, प्रोग्राम की नौयत इस तरह की है कि हमने जहाँ पर बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें आपको दिखानी होती है, जहाँ पर मसाइल हो या यूँ कहें कि मसाइल का गढ़ हो, तो उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। हरमीत, कराची में आपको पता है इस वक्त पानी का मसला शुरू से बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जिस तरह से बेतरीक़ इस्तेमाल करते हैं पानी का, लाहौर शहर में या पंजाब में बहुत सारे एरियाज़ में पानी ठीक आपको यहाँ पर इसकी सहूलत मैसर आती है, लेकिन कराची वाले हमेशा से पानी के मसले से, बल्कि साफ़ पानी के मसले से दो चार हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कराची की, नॉर्थ कराची की, तो वहाँ पर अब जो है ना वो गैर कानूनी वाटर सप्लाई की मद में पानी लोगों के लिए पिछले 20 सोहा ये बहुत बड़ा माफिया है। अगर आप कराची में, मैं तो कराची में रहा हूँ, कराची में बहुत सारी चीज़ें बड़ी करीब से देखी हैं और उस वक्त जारी बात है सहाफ़त के करियर स्टार्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन पढ़ाई यही चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी करीब से देखी हैं और बहुत ज़्यादा आपको, एक तो टैंकर का माफिया जो है वहाँ पे काफ़ी एक्टिव है और उसमें सियासी जमातें जो हैं वो उसमें से ये टैंकर माफिया की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं पुष्पनाई जो है सियासी जमातों को हासिल है और यही वजह है कि कराची के जो लोग हैं मुख्तलिफ इलाकों में, साइड एरिया है, इसी तरह आप बनारस से निकल कर आप जब जाते हैं गुलशन गाजी की ओर जाते हैं या इस तरह नॉर्थ नाजिबाबाद से दीगर इलाकों में जब आप जाते हैं, जितने भी हम साइड एरिया में हूँ वहां ये किल्लत मैंने पाई और आबादी बहुत ज्यादा आपको साइड एरिया में नजर आएगी। तो यही वजह है कि वो टैंकर, और बहुत सारे लोगों जो हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं टैंकर खरीदने के लिए, टैंकर का जो पानी है वो आता है। तो यकीनन आपने जो बात की और ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, हमने देखा है बड़े करीब से कि वहां पे आज तक यानी इतना अरसा गुजर गया, वहां पे हमने पानी का ये मसला जो है किसी भी सियासी जमात को, जो हुक्मरान जमात है, भाई अगर हम देखें पीपल्स पार्टी को तो 8 साल से मुसलसल उनकी हुकूमत, इससे कबल भी उनकी रही है, फिर इससे कबल हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ की MQM वहां पे विराजमान रही बड़े बड़े सीट्स पे, लेकिन वो नाकाम हमें नजर आए और इसीलिए आज भी कराची के लोग जो हैं बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मैनेजमेंट की बात आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन महाना लाखों रुपए का पानी फरोख्त करना और फिर गैर कानूनी पानी सप्लाई का कह के नॉर्थ कराची के तमाम लोगों को पानी बंद कर देना, मतलब 20 लाख से ज़ायद की आबादी है, तो वहाँ पर अगर आप ये सूरत हाल देखेंगे तो लाखों की आबादी जो है वो इस वक्त मुतासर हो रही है। तलहा वहाँ मौजूद है, तो तलहा से करंट सिचुएशन क्या है वो जान लेते हैं। जी तलहा मखदूम, बताएगा करंटली आप क्या देख रहे हैं, वहाँ के लोग जो है वो इस तरह से किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस पर? बिल्कुल, सुरजानी टाउन एक आबादी है जो कि लाखों की आबादी है, उसके साथ ही नॉर्थ कराची की आबादी है जो कि लाखों की आबादी है। वहाँ जो है वो पानी की बूंद बूंद जो है वो को शहरी जो है वो तरसे हुए हैं। वहाँ पानी जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 20 से 22 रोज़ हो गए जहाँ पे पानी जो है वो शहरियों को मैसर नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि K3 जो एक सप्लाई लाइन है जो कि केंजर लेक से कराची को एक सोर्स है पानी मिलने का, वहाँ से नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ आज 10 से 12 रोज़ कबल जो है वो मेयर कराची को लाया गया, मुर्तज़ा वाब साहब को यहाँ विज़िट कराया गया, बताया गया कि यहाँ पे जो है 27 कनेक्शन जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर मुनक़ता कर दिए गए हैं, जिनमें 27 कनेक्शन पे जो है वो अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया गया, क्योंकि मेयर कराची की हिदायत थी कि गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो फौरी तौर पर मुनक़ता किए जाएँ, उनका खात्मा किया जाए, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। तो जो K3 के ऑपरेटिंग इंचार्ज हैं इमरान अब्दुल्ला जो बताया जाता है उनका नाम, उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन के कनेक्शन जो आबादियों के कनेक्शन हैं उन्हीं को जो है वो गैर कानूनी कनेक्शन दिखा के उनको मुनक़ता कर दिया गया मेयर कराची की मौजूदगी में। उसके अलावा जबकि मेयर कराची ने बताया कि 273 से ज़ायद जो है वो इस K3 पर गैर कानूनी कनेक्शन मौजूद है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलीगल हाइड्रेंट्स की बात करें तो वो भी K3 पे मौजूद हैं। हब से आने वाली सप्लाई लाइन जो है 64 इंच की, उस पर भी जो है वो गैर कानूनी तकरीबन 100 से ज़ायद हाइड्रेंट मौजूद हैं। मार्बल फैक्ट्रीज़ हैं जिनको जो है वो महाना जो है वो महाना जो है वो वसूली की जाती है, जहाँ वाटर बोर्ड का अमला करता है, उनको गैर कानूनी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैर कानूनी कनेक्शन दिए गए हैं। लेकिन जो कनेक्शन मुनक़ता किए गए
वो साल साल पुरानी आबादियाँ नॉर्थ कराची है, सुल्तानी टाउन में, उनकी सप्लाई जो है वो मुनक़ता कर दी गई, ये बता के कि गैर कानूनी कनेक्शंस हैं। अब जो है वो मुसलसल जो है वो मुजाहरे किए जा रहे हैं मकीनों की जानिब से 4K चौरंगी पर कि उनको पानी फराहम किया जाए। अब तक जो है वो कोई फैसला नहीं किया गया है कि आया उनको पानी कहाँ से देना है। बताया जाता है कि इमरान अब्दुल्ला जो है वो K3 के जो है वो इंचार्ज हैं, जिनकी जो है वो हिदायत पर, जिनकी ब्रीफिंग पर ये कनेक्शन मुनक़ता किए गए थे, उनके खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि इसी के K3 जैसे ही न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जाती है तो वहाँ कई फैक्ट्रियाँ, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ जिनको गैर कानूनी कनेक्शन दिए गए हैं, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ना ही जो आबादियाँ मुतासिर हैं कनेक्शन कटने से, उनके लिए कोई फ़ैसला किया गया है कि आया उनको अब कहाँ से पानी फराहम करना है। जी ठीक है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो कराची में मौजूद थे, तलहा हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। हरमीत, अगर हम गैर कानूनी कनेक्शंस की बात करें तो ऑब्वियसली गैर कानूनी कनेक्शंस को मुनक़ता करने के जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे उसके मुताबिक ही मैनेजमेंट ने काम किया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव उसका होना चाहिए। मतलब अगर गैर कानूनी कनेक्शंस का एक नेटवर्क है जो कि आप देखते हैं, अगर उसको बंद किया जा रहा है, मुनक़ता किया जा रहा है, तो उसके बदले में मुतबादिल भी फराहम करना चाहिए। मतलब आवाम को बूंद बूंद के लिए तरसा देना इज़ नॉट सोल्यूशन एट ऑल। तो इस बारे में सोहा, कराची बड़ा खूबसूरत शहर हुआ करता था। अगर हम इसके बारे में जब भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी या देखी हैं, और फिर हमने बहुत सारा, अगर हम देखें कराची की एक खूबी है, जब भी कोई जाता है बेरोज़गार यहाँ से जाता है, भूखा प्यासा जहाँ यहाँ से जाता है, तो कराची उसको खिलाता है, उसको रोज़गार फराहम करता है। लेकिन जब से हमने देखा है कि अब आप देखें कि कल वज़ीर इत्तलात साहब जो मौसूफ सिंध के जो हैं वो फरमा रहे थे कि हम 21 लाख घर लोगों को देखें। इससे कबल ये दावा जो है इमरान खान साहब भी कर चुके थे। आप 21 लाख घर ना दें, आप जिंदगी ढंग से जीने का हक उनको दे दें कि वो पानी के लिए जिस तरीके से तरस रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर जैसे गटरों से पानी निकल कर घरों में दाखिल होता है, आप इस सिस्टम को थोड़ा बहुत ठीक कर दें। दावे तो पीपल्स पार्टी बहुत कर रही है, मेयर साहब बहुत दावे करके आए हैं, और जिस तरह वो एक तरफ हम देखते हैं कि हमें बदकिस्मती हमारी ये है कि जहाँ पे जो लीडर हमें मिला वो शोबाज निकला, यानी शोबाजी से पहले या वो फोटोग्राफी करके वो नजर आता है, या वो जाके कहीं ना कहीं माजी के हमारे सियासतदान हो या करंट हुकूमत हो। हरमीत, इन दोनों को अगर देखा जाए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमेशा सिर्फ शोबाजी तक ही चीज़ें महदूद हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम कल की बात कर लें हरमीत, अभी हमने बताया कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना है कराची में, लेकिन IMF का कर्जा मिलने के बाद जो पेट्रोल की और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह लोग जो है वो सीख पा हैं। इस वक्त लोगों के रिएक्शन क्या है, ज़रा हरमीत ये भी देख लेते, फिर इस पर हम डिस्कशन करते हैं। कम करने के लिए ज़्यादा किया इन्होंने। इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि अनसर्टेनिटी की वजह से इन्होंने बढ़ा दिया। जब से ये लोग आए हैं तो ऐसे ही है, 5 रुपये कम करते हैं, 20 बढ़ा देते हैं, 20 कम करते हैं, 30 बढ़ा देते हैं। ये तो रूटीन से ऐसे ही चलता आ रहा है ना। तो ये फिर आवाम क्या करेगी बेचारी, लोगों ने मूव करना है, वो तो महंगा भी होगा तब भी डलवाएंगे, लेकिन ये लोग जो है ना एहसास नहीं कर रहे। जो मुआवजा किया है उसमें इन्होंने कहा है कि हम बिजली के रेट बढ़ाएंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ाएंगे, और अभी शायद और भी इनको इंक्रीज़ करने पड़े, लेकिन ये मसले का हल नज़र नहीं आता है। हमारा तो नुकसान ही है, हर लिहाज से नुकसान है। इन लोगों को लिहाज मुरब्बत नहीं है, अल्लाह पूछेगा ऐसे लोगों को। हुक्मरानी करनी इनको आती नहीं है, बस ये आवाम के ऊपर ना इनको नुकसान पहुँचाने का इन्होंने ठेका लिया हुआ है। आवाम पे बोझ डाल रहे हैं, पहले काम वाम नहीं है, फारिग है हम लोग, काम मिल नहीं रहे, ऊपर से ये पेट्रोल का बम करा देते हैं 8-10 दिन के बाद। बच्चों के पेट भरने के लिए पैसे है नहीं, यानी कि पेट्रोल डलवाएंगे, खर्चा बचाएं। पेट्रोल में पैसे बढ़ रहे हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग, महंगाई के हाथों तंग हुए हैं, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता कि क्या करें। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल किया जाए, पेट्रोल में पैसे कम किए जाएँ। हुकूमत मज़ीद और बढ़ा रही है, गरीब और परेशान होगा। पेट्रोल महंगा होगा तो अपने अमालों का नतीजा है जो होगा, इसमें हुकूमत का क्या कसूर है। वो जिस रेट पे लाती है उस रेट पे अपने टैक्सेस लगा के हमें दे देती है। सर जी, बात ये है कि परेशानी तो आ रही है, माड़े बंदे के लिए ही आएगी परेशानी। जो लोग बैठे हैं उन्होंने तो सुकून से खाना ही खाना है। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, ऊपर से यूनिट भी महंगा कर रहे हैं, और आटे की और खाने पीने की अशिया जो है वो भी महंगी कर रहे हैं। माड़ा बंदा क्या करेगा, मरेगा ही, और क्या करेगा। अब देखना ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं ये क्या करेंगे, ये अब किराए बढ़ाएंगे। जब 10 रुपये नीचे आया तो फिर किराए कम नहीं करवाए, किसने करवाने थे? गवर्नमेंट कम से कम ये तो कर सकती है ना कि जो किराए जब बढ़ते हैं तो इनको पूछे कोई। महंगाई की इंतहा हो गई है, गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस साइड पे ध्यान नहीं दे रही है। भी तेल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, कम से कम ये 2-3 चीज़ें का कंट्रोल करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये डीजल वगैरह हो गया, तेल हो गया, ये खाने पीने की चीज़ें होगी। ये इंतहाई
ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ कर रही है। ऐसा नहीं सी होना चाहिए। अच्छा हरमीत, हम देख रहे हैं कि रिएक्शंस जो आ रहे हैं ना वो लाहौर से और कराची से इस्लामाबाद से, एक चीज़ देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि जैसे बेल्ट चेंज होती है ना, हम देखते हैं कि लोगों के रिएक्ट करने का तासुर, मतलब जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं वो भी तब्दील हो जाता है। खैर वो तो इंटरेस्टिंग था, लेकिन आपने एक बंदे की बात वैसे सोहा अगर जी 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 कंटिन्यू करें। सोहा मुझे याद आ रही है, मुझे याद बड़ी सता रही है। मुझे उस साहिबजादे की याद इसलिए सता रही है कि जब 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ करता था तो लड़काना से एक रैली निकलती थी और फिर डी चौक में उसका खात्मा होता था, और हम देखते थे कि मौलाना साहब जो हैं वो श्रीनगर हाईवे पे धरना दिया करते थे कि महंगाई हो गई, 3 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है। और आपको याद होगा कि बहन भाई जो है लाहौर की सड़कों पर निकल आते थे, महंगाई मुकाओ मार्च किया करते थे। और मुझे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बहुत याद आती है। क्यों याद आती हैं? अब 2 महीने से सन्नाटा छाया हुआ है उसके ट्विटर अकाउंट पे, और जैनब जो हमारी प्रोड्यूसर साहब है वो कहती है कि आप अच्छी अच्छी बातें करो, तो मैं अच्छी अच्छी बातें आज करूंगा। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि मोहतरमा जब आती थी तो कहा करती थी कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर होता है। तो फिर हम समझे जी चाचा जी चोर हैं। फिर क्या हम समझे जिस तरह हमें कहा जाता था कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो गैस, बिजली, चीनी, आटा, टमाटर, आलू, सारी चीज़ें महंगी होती है। आज वो खातून हमें नज़र नहीं आती। आप जाके पूछ लें गरीब आदमी से, जहां पे भी आप जाएं, आलू जो हर चीज के साथ एडजस्ट हो जाता था, जिस तरह हमारे बहुत सारे सियासतदान एडजस्ट हो जाते हैं, तो आलू की जो सब्जी हुआ करती थी ये गरीब का खाना था। आज वो उसके पर केजी जो है 120 रुपए तक पहुंच गया है, टमाटर 160 रुपए पहुंच गया है, आटा जो 50 रुपए किलो हुआ करता था 160 पहुंच गया है, चीनी जो आप लेते थे 70-80 रुपए की वो आज 150-40 तक पहुंच गई, जो नायाब भी है। तो इस सिचुएशन में आपने तो जीना जो है आपने हक छीन लिया ज़िंदगी गुजारने का। यानी 9 से 10 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब जाके पूछ लें बिलक बिलक के लोग दवाइयों के लिए, आप जो मेडिसिन हुआ करती थी 100 रुपए की वो आज 250 की मिल रही है। तो लोग जाएं कहाँ जाएं? फिर इनकी जो पॉलिसियाँ हैं, जो सिस्टम चल रहा है, और फिर चलाने की बात की जाती, फिर कहा जाता है कि भाई हम तो तजुर्बाकार हैं, हम तो अहल हैं, हम लायक हैं, और हम जब आएंगे तो शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा ले, कल जब वज़ीर आज़म साहब जो है इस समरी पर दस्तखत कर रहे थे तो उनके आंसू भी टपके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल बयान है उन लीगियों का कि आंसू टपके, और उन्होंने कहा कि मुल्क के मफाद के लिए कर रहा हूँ। सो बहरहाल जो कुछ हो रहा है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मंथ ऑफ आज़ादी का महीना है, आपको आज़ादी है इस चीज़ की बोलने की, जो भी बातें और रुदात की सूरत में आपने भी स्क्रीन पे शेयर की, छीन रहे हैं। और बेसिकली हरमीत वो जो है ना वो आम आवाम की ही दुहाई है जो आपने दी है, और इस चीज़ का राइट आपको और मुझे कोई भी दे या ना दे, लेकिन हमें इस चीज़ का राइट है कि हम आकर कम से कम आवाम का जो दुख है वो आप लोगों से शेयर ज़रूर कर सकें। बात बिल्कुल ठीक है कि आज़ादी का महीना तो हम मना रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। अगस्त का महीना हर पर्सपेक्टिव से बहुत अहम है। अगर असम्बलियों की मुद्दत की बात की जाए तो असम्बली अपनी मुद्दत से पहले तहरील हो जाएंगी। डेट अभी तक 11 और 12 की दी जा रही है, तो 14 अगस्त से पहले ही देखना कि हैपनिंग बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी। तो ये सियासतदान जो सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं, उनकी सियासत अब किस मोड़ पर जाकर रुकेगी या कौन सा मोड़ लेगी, इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कल एक फ्रेश स्टेटमेंट जो सामने आने के बाद काफ़ी शहमगोइयाँ मुख्तलिफ हल्कों में हो रही हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे, लेकिन देर का कोई जवाब नहीं बनता, ये भी साथ ही उन्होंने कह दिया। लेकिन देखा जा रहा है कि अगर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है तो कुछ 10 से 15 दिन, बल्कि अब तो कुछ एक अशरे से भी कम टाइम रह गया है, तो इतने टाइम में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास कैसे बुलाया जाएगा? और अगर इलेक्शंस कराने हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर, कहा जा रहा है अगर नई मरदमशुमारी के तहत कराए जाएंगे तो 4 हफ्तों से 6 हफ्ते मजीद भी लग सकते हैं। और इसकी तैयारी बज़ाहिर देखने में लग रही कि यस हुकूमत कर रही है कि अगर ताख़ीर हो जाती है 90 दिन से ज़्यादा तो उसको किस तरह से बैकअप करना है। खैर इस पर हम बात कर लेते हैं। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। पहले आए तो कहा ये हुकूमत PDM की, ये नून लीग, आते साथ उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, बीच में कहा कि नहीं मरदमशुमारी जो पुरानी उसी के तहत होंगे। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास और मुशावरत की बात भी की जा रही है। सर 90 दिन के बाद 4 से 6 हफ्ते आसानी से लग जाएंगे, तो क्या ताख़ीर ही एक वजह है जिसके लिए तैयारी की जा रही है और रीजंस क्रिएट किए जा रहे हैं?
देखिए अगर ताख़ीर करनी है, ताख़ीर की वजह क्या है? कुछ लोग मर्दमशुमारी। समझते हैं कि ताख़ीर की वजह ये है कि कोई पार्टी जीत सकती है और वो आ सकती है, इक़्तिदार में आएगी, उसका आना काबिल कबूल नहीं है। ठीक लेकिन है। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि हमारी सियासत में इंतख़ाबात का फ़ैसला सियासत से नहीं होना है, बल्कि मईशत से होना है। मईशत के जो मनसूबे हमने शुरू कर रखे हैं और जितने मनसूबों में उसमें हमारे सामने चलते दिखाई देते हैं, कोई माइनिंग का है, कोई ज़राअत का है, कोई कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है इन्वेस्टमेंट की, क्या ये मनसूबे हम इंटरिम गवर्नमेंट के साथ छोड़ के चले जाएँगे? क्या IMF के साथ जो वादे किए हैं, वो उन वादों को हम छोड़ के चले जाएँ किसी ऐसे इंटरिम सेटअप के पास, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा? ये कैसे मुमकिन होगा? फिर इनका गारंटर कौन होगा? गारंटर तो कोई होना चाहिए ना इनका। तो हमें नज़र आता है कि इन तमाम मनसूबों के अंदर एक शख्स बैठा हुआ नज़र आता है, वो आर्मी चीफ। ये गैर मामूली बात है, जिसका मतलब ये है कि इस बात की, इस मंसूबों की, इन तमाम प्रोग्राम की गारंटी हमारी फ़ौज ने दे रखी। अगर हमारी गारंटी फ़ौज ने दे रखी है, तो उनको ये इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं है कि आने वाला सेटअप इंटरिम है, कि निगरान है, कि या क्या है, या टेक्निकल है, या क्या है, नहीं है, करता है कि नहीं करता, इंतखाबात करता है कि नहीं करता। उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारा प्लान, ये सारे मनसूबे जो हैं, इन पर अमल दरामद होता रहे और इनकी रूह के मुताबिक अमल दरामद होता रहे। ये जो मनसूबा ये है, मरदमशुमारी की बात है, ये पहले हसन इकबाल ने कहा था कि भाई अगर ये नहीं होती तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है, पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हो जाएंगे। और असूली तौर पर उन्होंने बात इसलिए कही थी ताकि पार्टी पर जो इल्ज़ाम न लगे कि पार्टी जो इक़्तिदार में है वो इंतखाबात को डिले करना चाहती है। अब एक टेक्निकल साहब कह दिए जी अब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अगर हम देखें आपने जो बात की मईशत के हवाले से आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम देखें कि जो चीज़ हो रही है और ख़ासकर मामलात को इसलिए रखा कि माशी तौर पर भी मुल्क जो है वो स्टेबल हो जाए। अब जो निगरान सेटअप है, कल हमने देखा कि जिस तरह 20 रुपये इजाफा किया गया है, उससे अंदाज़ा होगा कि निगरान सेटअप बड़ा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खूबसूरत बात है कि सियासतदान अगर अपनी ड्यूटी निभाते तो हमारी अफवाज को ये काम ना करना पड़ता जो वो कर रहे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर निगरान सेटअप एक अच्छी डिलीवरी कर लेती है तो फिर क्या ये क्रेडिट किसको जाएगा? इसी हुकूमत को जाएगा सर? इसका फ़ायदा होगा? इस हुकूमत को कुछ क्रेडिट तो जाता है, क्योंकि इतनी खराबियां इस हुकूमत को विरसे में मिली थी। वैसे इस हुकूमत ने कम खराबियां नहीं की होंगी, लेकिन इसको विरसे में इतनी मिली थी कि जो कुछ मईशत का हाल कर दिया गया था पुराने ज़माने में, वो बिल्कुल ये था। कर्जे भी इतने दुगने तिगने हो गए थे। हमारी मईशत जो दुनिया की 24वीं मईशत है, सागदार कहते हैं, वो अब 47वीं मईशत हो गई थी। इसको अपने पाँव पे खड़ा करना इसलिए ज़रूरी है कि हम मज़ीद कोई कर्जे हम ले नहीं सकते। मज़ीद कर्जे लेकर अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर नहीं सकते। हमारे पास 9 महीने हैं, इन्हीं 9 महीने में अपने अपनी एक्सपोर्ट को इस काबिल करना है, अपनी मईशत को इस काबिल करना है कि हमें कोई कर्जा भी दे सके, हमारे साथ कोई बात भी कर सके, हमारे पास कोई इन्वेस्टर भी आ सके। मतलब एग्रीकल्चर का जो मनसूबा है, जो कहा जा रहा है कि हम अपनी ज़मीन को एक मॉडल 2,500 एकड़ खाने वाले करीब एक मॉडल फार्मिंग का एक उन्होंने बनाया है, जो कि हमारी फौजी फाउंडेशन ने कोई 1.5-2 साल से जिन पे काम कर रहे थे। अब उसके बाद एक नया 2,500 एकड़ जो है काम कर रहे हैं। हमारी बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, उनको ठीक करना है। हमारी जो माइनिंग का इतनी कैपेसिटी है जिसकी इंतहा नहीं, उसको ठीक करना है। ये कौन करेगा? अब हमने प्लान तो बना के दे दिया है, आप चले जाएं और आने वाले कहेंगे जी सब ऐसे बकवास कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, क्या कर रहे थे। देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि डेमोक्रेसी के खिलाफ हूँ, डेमोक्रेसी में नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि रियलिटी ये है कि मुझे भी फौरी तौर पर इंतखाबात दिखाई देते नहीं है। अच्छा सर इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। देखिए ये तो क्लियर कर दिया ना हुकूमत ने कि असेंबलीज जो अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाएंगी, प्रीटी मच फाइन, ये समझ आ गया हमें। सर उसके बाद अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं? अब नई मरदमशुमारी वाली जो बात हो रही है उसमें आपकी इत्तेहादी हुकूमत खुद भी परेशान होगी, बहुत सारे हल्के ऐसे जो परेशानी का शिकार हो गए हैं। सर अगर ये मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, 90 दिन गुजरने के बाद 4 से 6 हफ्ते मजीद लग जाते हैं, फिर अदालत भी मरदमशुमारी ना सर, अदालत अगर चले जाते हैं तो टाइम और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा।
उसकी तैयारी हम कैसे देख रहे हैं सर? इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तब्दीलियाँ, बहुत सारे बिल मंजूर कराना, तो सर ये बार बार अपने बयानात बदल के किस तरह से हम, कितना आपको लगता है कि डिले करने के लिए इतने टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की जरूरत क्या? आखिर हम इलेक्शन से क्यों इतना डर रहे हैं? देखिए हमारे साथ बहुत सा प्रॉब्लम है। एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। कोई हम आइन की तरमीम नहीं कर सकते, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती है, 2/3 मेजोरिटी करते हैं, सबको पकड़ के बैठा दें कि साइन करो, अंगूठा लगाओ और 2/3 मेजोरिटी के साथ तरमीम करो, हम कर ही नहीं सकते। चुनांचे पार्लियामेंट तो बहुत से काम नहीं कर सकती। बाकी रहेगी अदलिया, तो बहुत सी काम ऐसे हैं जो अदलिया जो करने के मूड पे नहीं है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना माइंडसेट है, वो चलना चाह रही है। ऐसी सूरत में मुल्क कैसे चलेगा? यानी मुल्क क्या इस तरह चलेगा कि आप ग्लैड टू सी यू कह देंगे और समझेंगे कि ये मामला बहुत अच्छा हो गया है और हमने बड़ी गुडी एक फजा पैदा कर दी है और ये बड़ी डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के मुताबिक है और इससे मुल्क चल जाएगा। मुल्क किस तरह नहीं चला करते। और सच्ची बात ये है कि मुल्कों में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी बाद में आती है, पहले उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है। मुझे बताइए मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे कोरिया, ये जो एशियन टाइगर हैं और हम भी जो एशियन टाइगर बनना चाहते हैं, क्या यहाँ डेमोक्रेसी, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? और आज तो अमेरिकन मॉडल नहीं है जिस जो हमने चोरी किया हुआ था, जहाँ वेस्टमिंस्टर मॉडल था, हम कहते थे जमहूरियत इस तरह आती है। हमारे सामने चीन खड़ा है, उस पर खड़ा है, हम कहते हैं, अब हम हमारे लोग कहते हैं भाई इन सब चीजों को मारो गोली, तुम्हें जमहूरियत नहीं आती ना, तुमने जमहूरियत चलाई है। सबसे पहले मुल्क की मईशत को ठीक करो, अपने आप को दुरुस्त करो, उसके बाद और बातें छोड़ो। तो अच्छी बात की आप बात कर रहे हैं सर, इस चीज को भी जरा एड्रेस करें। सब एक और चीज जो हम देख रहे हैं, अगर जी हरमीत कंटिन्यू करें। मीर साहब, अगर हम देखें जो बात की जा रही है कि चलो मान लेते हैं कि एक पार्टी बिल्कुल जो है मकबूलियत से कोई खौफ ज़्यादा नहीं है, मान लेते इस बात को, लेकिन ये किस चीज़ का खौफ है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमने पैमरा लॉज देखे उसमें जिस तरह सख्ती की जा रही है, वो हो गई है, वो चीज़ें भी हो गई हैं, लेकिन साथ साथ अब सोशल मीडिया पे भी तैयारी हो रही है, उस पर भी सख्ती जो है मुख्तलिफ लॉज बन रहे हैं। और कल आपने देखा कि PTI के चेयरमैन की कवरेज के दौरान एक सहाफ़ी को पुलिस ने तशद्दुद इसलिए किया कि वो वीडियो बना रहा था। तो इस किस्म के अगर हालात हों तो क्या आपको लगता नहीं कि हुकूमत बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? देखिए, हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकायत नहीं है। जो लोग ये सारा निज़ाम चला रहे हैं, जिसको हाइब्रिड सिस्टम आप कहते हैं, उनके अपनी अप्रोच हुआ करती है, अपना अंदाज हुआ करता है, अपना तरीक़ेकार होता है। वो आपको पसंद आए ना आए, लेकिन आपने मुल्क के हालात, आप सोशल मीडिया पे जो कुछ हरकतें हमने की हैं वो भी तो कम नहीं है ना साहब। दुनिया में कहाँ होती है कि इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया को चलाया जाए। हमारे पास सोशल मीडिया काबू करने के तरीके कोई नहीं था, हम करते हैं तो बड़ी गलत मिस यूज़ करते हैं हम सारी पावर को। हो सकता है कि अब भी मिस यूज़ हो और उस मिस यूज़ होने पर हम चीखें चलाएं, बहुत कुछ करें, लेकिन मेरा ख्याल में अब ये सब कुछ ये होगा कि भाई बहुत हो गई, आप भी बहुत बोल दिया, मीडिया ने भी और पार्लियामेंट ने भी बहुत कुछ बातें कर दी, भारत ने भी बहुत कुछ इंसाफ के नाम पर हमें सुना दिया। अब अपनी मईशत को ठीक करो, अपने पाँव पर खड़े हो कि मुल्क की सलामती का इंसाफ इस पर है। एटमिक कुव्वत होते हुए आप कोलैप्स कर जाएंगे अगर आपकी पीछे ठीक नहीं है। मिसाल रूस की आपके सामने, तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत कुछ होने वाला है, हो सकता है, और कोई अच्छा नहीं है इस तरह हम इस रास्ते पर चले, लेकिन लगता है कि सर ठीक है सर, हमारे मुल्क में सर हम ज़ाहिर देखने में ये आता है कि ठीक है आपका मीडिया कंट्रोल होना चाहिए, आपको चीज़ें SOPs का, रूल्स रेगुलेशंस का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सर हमारे यहाँ बहुत जल्दी चीज़ें सेंसरशिप पे भी तो बदल जाती है ना, हम तो फिर उसको कहीं और ही मोल्ड कर देते हैं। खैर सर ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पर हम ज़रूर करेंगे आपसे बात कि क्या ऑनलाइन बिजनेस से लेके आपकी ऑनलाइन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त सर करंटली निगरान वज़ीर आज़म निगरान सेटअप को इख्तियारात देने के लिए तैयारियाँ तो कर रहे हैं, लेकिन निगरान सेटअप क्या होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, ये भी सवालिया निशान है। इसाक डार की जब बात की गई तो सर जो कंट्रोवर्सी चली वो हम सब ने देखी, वो बज़ाहिर खुद भी बस मैदान में नहीं आए ये कहने के लिए कि नहीं भाई मैंने नहीं वज़ीर आज़म बनना, लेकिन आप क्या देखते हैं जो 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उसमें कंसिडरेशन किसकी ज़्यादा है? और एक ये भी बहस चल रही है कि सियासतदान नहीं होना चाहिए आपका निगरान वज़ीर आज़म। देखिए ये भी दफनतनी जो थी ये शायद ज़रदारी साहब ने छोड़ी थी कि सियासतदान क्यों नहीं हो सकता, अगर एक ब्यूरोक्रेट हो सकता है, एक जज हो सकता है, एक फौजी हो सकता है, तो सियासतदान क्यों नहीं हो सकता? ये बहस करने जल्दी साबित हो गया कि सियासतदान इसलिए नहीं हो सकता कि वो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक होगा, वो किसी नॉन पार्टीजन नहीं होगा। तो ये सारी बहसें हैं, जिस दिन निगरान सेटअप बन जाएगा, वज़ीर आज़म आ जाएगा, उसकी टीम आ जाएगी,
आपको पता चल जाएगा कि इंतखाबात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये उस दिन पता चलेगा। ये अभी एक ऐसी बात है जो ओपन सीक्रेट कभी नहीं हुई है कि हम कह सकें कि फलां आदमी से हमारा निगरान वज़ीर आज़म होगा और उसके बाद मुल्क का नक्शा ये बने। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर रिव्यू जो आपने हमें दिया, और उसके मुताबिक अभी हमें मासिवा इंतज़ार करने के हरमीत हम कुछ नहीं कर सकते कि निगरान सेटअप या निगरान वज़ीर आज़म का इंतज़ार ही करें कि ऑब्वियसली चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी तो चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, और उसका हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कल एक फ्रेश स्टेटमेंट जो सामने आने के बाद काफ़ी शहमगोइयाँ मुख्तलिफ हल्कों में हो रही हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे, लेकिन देर का कोई जवाब नहीं बनता, ये भी साथ ही उन्होंने कह दिया। लेकिन देखा जा रहा है कि अगर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है तो कुछ 10 से 15 दिन, बल्कि अब तो कुछ एक अशरे से भी कम टाइम रह गया है, तो इतने टाइम में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास कैसे बुलाया जाएगा? और अगर इलेक्शंस कराने हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर कहा जा रहा है अगर नई मरदमशुमारी के तहत कराए जाएंगे तो 4 हफ्तों से 6 हफ्ते मजीद भी लग सकते हैं। और इसकी तैयारी बज़ाहिर देखने में लग रही कि यस हुकूमत कर रही है कि अगर ताख़ीर हो जाती है 90 दिन से ज़्यादा तो उसको किस तरह से बैकअप करना है। खैर, इस पर हम बात कर लेते हैं। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कहिएगा, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे। पहले आए तो कहा ये हुकूमत PDM की, ये नून लीग, आते साथ उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, बीच में कहा कि नहीं मरदमशुमारी जो पुरानी उसी के तहत होंगे। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास और मुशावरत की बात भी की जा रही है। सर, 90 दिन के बाद 4 से 6 हफ्ते आसानी से लग जाएंगे, तो क्या ताख़ीर ही एक वजह है जिसके लिए तैयारी की जा रही है और रीजंस क्रिएट किए जा रहे हैं? देखिए, अगर ताख़ीर करनी, ताख़ीर की वजह क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि ताख़ीर की वजह ये है कि कोई पार्टी जीत सकती है और वो आ सकती है, इक़्तिदार में आएगी, उसका आना काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि हमारी सियासत में इंतखाबात का फैसला सियासत से नहीं होना है बल्कि मईशत से होना है। मईशत के जो मनसूबे हमने शुरू कर रखे हैं और जितने मनसूबों में उस पर हमारे इस्लाम में चलते दिखाई देते हैं, कोई बाइंडिंग का है, कोई ज़राअत का है, कोई कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है इन्वेस्टमेंट की, क्या ये मनसूबे हम इंटरिम गवर्नमेंट के साथ छोड़ के चले जाएंगे? क्या IMF के साथ जो वादे किए हैं वो उन वादों को हम छोड़ के चले जाएंगे किसी ऐसे इंटरिम सेटअप के पास जिसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा? ये कैसे मुमकिन होगा? फिर इनका ग्रंटर कौन होगा? ग्रंटर तो कोई होना चाहिए ना इनका। तो हमें नजर आता है कि इन तमाम मनसूबों के अंदर एक शख्स बैठा हुआ नजर आता है, वो आर्मी चीफ। ये गैर मामूली बात है, जिसका मतलब ये है कि इस बात की, इस मनसूबों की, इन तमाम प्रोग्राम की गारंटी हमारी फौज ने दे रखी। अगर हमारी गारंटी फौज ने दे रखी है तो उनको ये इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं है कि आने वाला सेटअप इंटरिम है कि निगरान है कि या क्या है या टेक्निकल है या क्या है, नहीं है, करता है कि नहीं करता, इंतखाबात करता है कि नहीं करता। उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारा प्लान, ये सारे मनसूबे जो हैं, इन पर अमल दरामद होता रहे और इनकी रूह अमल दरामद होता रहे। ये जो मनसूबा ये है, मरदमशुमारी की बात है, ये पहले एहसन इकबाल ने कहा था कि भाई अगर ये नहीं होती तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है, पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हो जाएंगे। और असूली तौर पर उन्होंने बात इसलिए कही थी ताकि पार्टी पर जो इल्ज़ाम न लगे कि पार्टी जो इक़्तिदार में है वो इंतखाबात को डिले करना चाहती है। अब एक टेक्निकल साहब कह दिए जी अब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अगर हम देखें, आपने जो बात की मईशत के हवाले से आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम देखें कि जो चीज़ हो रही है और ख़ासकर मामलात को इसलिए रखा कि माशी तौर पर भी मुल्क जो है वो स्टेबल हो जाए। अब जो निगरान सेटअप है, कल हमने देखा कि जिस तरह 20 रुपये इजाफा किया गया है, उससे अंदाज़ा होगा कि निगरान सेटअप बड़ा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खूबसूरत बात है कि सियासतदान अगर अपनी ड्यूटी निभाते तो हमारी अफवाज को ये काम ना करना पड़ता जो वो कर रहे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर निगरान सेटअप एक अच्छी डिलीवरी कर लेती है तो फिर क्या ये क्रेडिट किसको जाएगा? इसी हुकूमत को जाएगा सर? इसका फ़ायदा होगा? इस हुकूमत को कुछ क्रेडिट तो जाता है क्योंकि इतनी खराबियां इस हुकूमत को विरसे में मिली थी। वैसे इस हुकूमत ने कम खराबियां नहीं की होंगी, लेकिन इसको विरसे में इतनी मिली थी कि जो कुछ मईशत का हाल कर दिया गया था पुराने ज़माने में, वो बिल्कुल ये था। कर्जे भी इतने दुगने तिगने हो गए थे। हमारी मईशत जो दुनिया की 24वीं मईशत है, सागदार कहते हैं, वो अब 47वीं मईशत हो गई थी।
इसको अपने पाँव पे खड़ा करना इसलिए ज़रूरी है कि हम मज़ीद कोई कर्ज़े हम दे नहीं सकते। मज़ीद कर्ज़े लेकर अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर नहीं सकते। हमारे पास 9 महीने हैं। इन्हीं 9 महीने में आपने अपनी एक्सपोर्ट को इस काबिल करना है, अपनी मईशत को इस काबिल करना है कि हमें कोई कर्ज़ा भी दे सके, हमारे साथ कोई बात भी कर सके, हमारे पास कोई इन्वेस्टर भी आ सके। मतलब एग्रीकल्चर का जो मंसूबा है जो कहा जा रहा है कि हम अपनी ज़मीन को एक मॉडल तरीके 2,500 एकड़ खाने वाले करीब एक मॉडल फार्मिंग का एक उन्होंने बनाया है, जो कि हमारी फौजी फाउंडेशन ने कोई 1.5-2 साल से जिन पे काम कर रहे थे। अब उसके बाद एक नया 2,500 एकड़ जो है काम कर रहे हैं। हमारी बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, उनको ठीक करना है। हमारी जो माइनिंग का इतनी कैपेसिटी है जिसकी इंतहा नहीं, उसको ठीक करना है। ये कौन करेगा? अब हमने प्लान तो बना के दे दिया है, आप चले जाएं और आने वाले कहेंगे जी सब ऐसे बकवास कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, क्या कर रहे थे। देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि डेमोक्रेसी के खिलाफ हूँ, डेमोक्रेसी में नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि रियलिटी ये है कि मुझे भी फौरी तौर पर इंतखाबात दिखाई देते नहीं है। अच्छा सर इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। देखिए ये तो क्लियर कर दिया ना हुकूमत ने कि असेंबलीज जो अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाएंगी, प्रीटी मच फाइन, ये समझ आ गया हमें। सर उसके बाद अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं? अब नई मरदमशुमारी वाली जो बात हो रही है उसमें आपकी इत्तेहादी हुकूमत खुद भी परेशान होगी, बहुत सारे हल्के ऐसे जो परेशानी का शिकार हो गए हैं। सर अगर ये मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, 90 दिन गुजरने के बाद 4 से 6 हफ्ते मजीद लग जाते हैं, फिर अदालत भी मरदमशुमारी ना सर, अदालत अगर चले जाते हैं तो टाइम और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। उसकी तैयारी हम कैसे देख रहे हैं सर? इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तब्दीलियां, बहुत सारे बिल मंजूर कराना, तो सर ये बार बार अपने बयानात बदल के किस तरह से हम, कितना आपको लगता है कि डिले करने के लिए इतने टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की जरूरत क्या? आखिर हम इलेक्शन से क्यों इतना डर रहे हैं? देखिए हमारे साथ बहुत सा प्रॉब्लम है। एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, कोई हम आइन की तरमीम नहीं कर सकते, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती है, 2/3 मेजॉरिटी करते हैं, सबको पकड़ के बैठा दें कि साइन करो, अंगूठा लगाओ और 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरमीम करो, हम कर ही नहीं सकते। चुनांचे पार्लियामेंट तो बहुत से काम नहीं कर सकती। बाकी रहेगी अदलिया, तो बहुत सी काम ऐसे हैं जो अदलिया जो करने के मूड पे नहीं है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना माइंडसेट है, वो चलना चाह रही है। ऐसी सूरत में मुल्क कैसे चलेगा? यानी मुल्क क्या इस तरह चलेगा कि आप ग्लैड टू सी यू कह देंगे और समझेंगे कि ये मामला बहुत अच्छा हो गया है और हमने बड़ी गुडी एक फजा पैदा कर दी है और ये बड़ी डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के मुताबिक है और इससे मुल्क चल जाएगा। मुल्क किस तरह नहीं चला करते। और सच्ची बात ये है कि मुल्कों में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी बाद में आती है, पहले उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है। मुझे बताइए मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे कोरिया, ये जो एशियन टाइगर हैं और हम भी जो एशियन टाइगर बनना चाहते हैं, क्या यहाँ डेमोक्रेसी, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? और आज तो अमेरिकन मॉडल नहीं है जिसको हमने चोरी किया हुआ था, जहाँ वेस्टमिंस्टर मॉडल था, हम कहते थे जमहूरियत इस तरह आती है। हमारे सामने चीन खड़ा है, उस पर खड़ा है, हम कहते हैं, अब हम हमारे लोग कहते हैं भाई इन सब चीजों को मारो गोली, तुम्हें जमहूरियत नहीं आती ना, तुमने जमहूरियत चलाई है। सबसे पहले मुल्क की मईशत को ठीक करो, अपने आप को दुरुस्त करो, उसके बाद और बातें छोड़ो। तो अच्छी बात की आप बात कर रहे हैं सर, इस चीज को भी जरा एड्रेस करें। सब एक और चीज जो हम देख रहे हैं, अगर जी हरमीत कंटिन्यू करें। मीर साहब अगर हम देखें जो बात की जा रही है कि चलो मान लेते हैं कि एक पार्टी बिल्कुल जो है मकबूलियत से कोई खौफ ज़्यादा नहीं है, मान लेते इस बात को, लेकिन ये किस चीज़ का खौफ है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमने पैमरा लॉज देखे उसमें जिस तरह सख्ती की जा रही है, वो हो गई है, वो चीज़ें भी हो गई हैं, लेकिन साथ साथ अब सोशल मीडिया पे भी तैयारी हो रही है, उस पर भी सख्ती जो है मुख्तलिफ लॉज बन रहे हैं। और कल आपने देखा कि PTI के चेयरमैन की कवरेज के दौरान एक सहाफ़ी को पुलिस ने तशद्दुद इसलिए किया कि वो वीडियो बना रहा था। तो इस किस्म के अगर हालात हों तो क्या आपको लगता नहीं कि हुकूमत बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? देखिए हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं है। जो लोग ये सारा निज़ाम चला रहे हैं, जिसको हाइब्रिड सिस्टम आप कहते हैं, उनके अपनी अप्रोच हुआ करती है, अपना अंदाज हुआ करता है, अपना तरीक़ेकार हुआ करता है। वो आपको पसंद आए ना आए, लेकिन आपने मुल्क के हालात, आप सोशल मीडिया पे जो कुछ हरकतें हमने की हैं वो भी तो कम नहीं है ना साहब। दुनिया में कहाँ होती हैं कि इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया को चलाया जाए। हमारे पास सोशल मीडिया काबू करने के तरीके कोई नहीं था, हम करते हैं तो बड़ी गलत मिसयूज़ करते हैं हम सारी पावर को। हो सकता है कि अब भी मिसयूज़ हों और उस मिसयूज़ होने पर हम चीखें चलाएं, बहुत कुछ करें, लेकिन मेरा ख्याल में अब ये सब कुछ ये होगा कि भाई बहुत हो गई, आप भी बहुत बोल दिया, मीडिया ने भी और पार्लियामेंट ने भी बहुत कुछ बातें कर दी।
भारत ने बहुत कुछ इंसाफ के नाम पे हमें सुना दिया। आप अपनी मईशत को ठीक करो, अपने पाँव पे खड़े हो कि मुल्क की सलामती का इंसाफ इस पर है। एटमी कुव्वत होते हुए आप कोलैप्स कर जाएंगे अगर आपकी पीछे ठीक नहीं है। मिसाल रूस की आपके सामने। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत कुछ होने वाला है, हो सकता है, और कोई अच्छा नहीं है इस तरह हम इस रास्ते पर चले, लेकिन लगता है कि सर ठीक है सर, हमारे मुल्क में सर हम ज़ाहिर देखने में ये आता है कि ठीक है आपका मीडिया कंट्रोल होना चाहिए, आपको चीज़ें SOPs का, रूल्स रेगुलेशंस का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सर हमारे यहाँ बहुत जल्दी चीज़ें सेंसरशिप पे भी तो बदल जाती हैं ना, हम तो फिर उसको कहीं और ही मोल्ड कर देते हैं। खैर सर ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पर हम ज़रूर करेंगे आपसे बात कि क्या ऑनलाइन बिजनेस से लेके आपकी ऑनलाइन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त सर करंटली निगरान वज़ीर आज़म में निगरान सेटअप को इख्तियारात देने के लिए तैयारियाँ तो कर रहे हैं, लेकिन निगरान सेटअप क्या होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, ये भी सवालिया निशान है। इसहाक डार की जब बात की गई तो सर जो कंट्रोवर्सी चली वो हम सब ने देखी, वो बज़ाहिर खुद भी बस मैदान में नहीं आई ये कहने के लिए कि नहीं भाई मैंने नहीं वज़ीर आज़म बनना। ये जो 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उस पर कंसिडरेशन किसकी ज़्यादा है, और एक ये भी बहस चल रही है कि सियासतदान नहीं होना चाहिए आपका निगरान वज़ीर आज़म। देखिए ये भी दफनतनी जो थी ये शायद जरदारी साहब ने छोड़ी थी कि सियासतदान क्यों नहीं हो सकता। अगर एक ब्यूरोक्रेट हो सकता है, एक जज हो सकता है, एक फौजी हो सकता है, तो सियासतदान क्यों नहीं हो सकता। ये बहस करने जल्दी साबित हो गया कि सियासतदान इसलिए नहीं हो सकता कि वो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक होगा, वो किसी नॉन पार्टीजन नहीं होगा। तो ये सारी बहसें हैं। जिस दिन निगरान सेटअप बन जाएगा, वज़ीर आज़म आ जाएगा, उसकी टीम आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इंतखाबात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये उस दिन पता चलेगा। ये अभी एक ऐसी बात है जो ओपन सीक्रेट अभी नहीं हुई है कि हम कह सकें कि फलां आदमी से हमारा निगरान वज़ीर आज़म होगा और उसके बाद मुल्क का नक्शा ये बनेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर रिव्यू जो आपने हमें दिया, और उसके मुताबिक अभी हमें मासिवा इंतज़ार करने के हरमीत हम कुछ नहीं कर सकते कि निगरान सेटअप या निगरान वज़ीर आज़म का इंतज़ार ही करें कि ऑब्वियसली चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी तो चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, और इसका हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और आज हमने अपना डेली डोज जो है हरमीत वो सेकंड आवर में स्विच कर लिया, बिकॉज पहले घंटे में हमारे पास हैपनिंग बहुत सारी थी, हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी, बट ऑल दो आपका डेली डोज यानी रोज़ का डोज हम कैसे मिस कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज। और पहला डोज जो हमने आपको बहुत ही पुराना देना है। पाकिस्तान से हरमीत जब ऐसी खबरें आती हैं ना, बचपन में एक सवाल हमसे किया करते थे लोग कि आपकी फ़ेवरेट हॉबी क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या आपको काम करना पसंद है। किसी को कॉइन जमा करना बहुत पसंद था, किसी को मुख्तलिफ शार्पनर्स, मुख्तलिफ पेंसिल्स, हम देखते हैं इस तरह की हॉबीज़ आपकी होती थी। लेकिन जनाब पाकिस्तान से ताल्लुक़ है एक शख्स का जिन्होंने इस वक्त सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा कदीम एक कैमरा हरमीत जो संभाल के रखा हुआ है। आजकल आपका फ़ोन हो, आपने पकड़ा हो 4-5 हज़ार फ़ोटोज़ तो कहीं भी नहीं जाती ना, आप ऐसे क्विक करके खींच लेते हैं। लेकिन जनाब ये 2 मन का ट्रॉली कैमरा है जो दुनिया में कहीं और नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास इसका ये क्रेडिट है कि जनाब ये शख्स जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, पाकिस्तान से है, ये शौकीन है और इनके पास यकीन करें हर टाइप का कैमरा है। मतलब हमारे अब्बा ने, अब्बा के अब्बा ने और अब्बा के अब्बा के अब्बा ने जो कैमरे देखे हैं इन्होंने वो भी सारे संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन ये 2 मन का ट्रॉली कैमरा सबसे नायाब है। अच्छा वैसे सोहा अगर हम देखें ना, मुझे याद है कि मान से एबटाबाद के इलाके में मैं वैसे बहुत छोटा ही था, बचपन के आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत समझ सूझबूझ थी। अच्छा। तो मैंने देखा कि एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी और उसमें जो कैमरे थे वो इतने बड़े बड़े थे कि यकीन माने मैं खुद भी हैरान हो गया था। और इस कैमरे को आप देखें तो ये तो महा कैमरा है, इसको महा कह सकते हैं। आपने तो फरमाया कि कई पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन पाजी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रखी हैं तमाम तरह कैमरे। और आपको याद होगा कि एक स्टोरी हमने ये भी शामिल की थी कि पेशावर के कैमरामैन थे जिनके पास सबसे ज़्यादा और पुराने फ़ोटो जो बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने खींची थी उनके पास थी। तो हम ये बहुत सारी चीज़ें जो हमेशा हम बात करते हैं दीगर ममालिक के हवाले से कि भैया आप अगर ये कर सकते हैं तो फ़ला रिकॉर्ड बन सकते, तो अभी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है कि दुनिया के वो आप ये देखें ना कि वाकई में एक ट्रॉली है पूरा कैमरा। लेकिन फिर मैं वही बात उस फिल्म में जो कैमरा देखा और जब मैंने खुद जब हम मीडिया में और चीज़ें हमने देखी तो वाकई में बहुत सारी चीज़ों में जिद्दत आ चुकी है। लेकिन अभी भी आप अंदाज़ा लगा लें कि इस कैमरे को देखें और आज के कैमरे को देखो तो बड़ा फ़र्क है। और फिर वही बात कि यही चीज़ शामिल हो सकती है, किसी ने बड़े रिकॉर्ड का हिस्सा ये बन सकती है और क्रेडिट फिर पाकिस्तानी को जा सकता है।
हरमीत एक्चुअली कैमरा जो है ना, अगर इसकी टेक्निकलिटीज़ थोड़ी सी मैं आपको बताऊं तो हरमीत ये 3-in-1 कैमरा है। राइट लेफ़्ट जो है वो ऑब्वियसली एक लेंस एक वक्त में इस्तेमाल होता है, और उस वक्त लंदन और जर्मनी में ये लेंस जो है वो तैयार होते थे। और इनके पास जो चूँकि ये 2 मन का ट्रॉली कैमरा है, तो आपको पता है वो इसको कितने प्यार से लाड से रखते हैं, तभी तो आज तक उन्होंने इसको संभाल के रखा है। और यकीन करें ये दुनिया में इनके अलावा यानी और वैसे मुझे ना वो बचपन वाला कैमरा दूरबीन याद आ गया। आपको याद है कि वो एक रील चलती थी और उसमें पूरी फिल्म डालते थे, और हम मेलों पे जाते थे तो अक्सर औकात हमें उसके सामने बिठा दिया जाता था कि ये सब सामने बैठे और बैठकर ये पूरी मूवी देखे, और हम भी उस लेंस के जरिए आगे से लगता था कि पता नहीं कौन सी दुनिया ऐसी जिसको हम देख रहे हैं और कौन सी दुनिया ऐसी जिसे हम इंजॉय कर रहे हैं। बट ऑल दो आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर आपको देते हैं। अगर आपकी शादी की हो गोल्डन जुबली, यानी कितने साल, 50 साल आपकी शादी को मुकम्मल हो जाए, तो जनाब आप भी एक दफ़ा सोच में पड़ जाएंगे कि आज बीवी को आखिर क्या ही तोहफा दिया जाए। ज़िंदगी की 50 बहारें हमने एक साथ देख ली हैं, तो हरमीत अब 50 बहारों में पता नहीं कोई 50-100 गिफ्ट भी दे दिए होंगे। अब बाकी दुनिया में क्या बचता है ऐसा जो कि हम तोहफे के तौर पर आपको 50वीं सालगिरह पे दे। लेकिन व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या खूबसूरत आइडिया है इस शौहर का, जिसने अपनी बीवी को 50वीं सालगिरह पे हरमीत 3 माह मुसलसल मेहनत के बाद, अनथक कोशिश के बाद 80 एकड़ ज़मीन पर सूरजमुखी के फूल उगा के एक पूरा का पूरा बाग तोहफे में दे दिया है। हरमीत कितना ये खूबसूरत लग रहा है। मतलब आपको पता है ना कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए यूजुअली ये होता है कि आप रोज़ देते हैं ना, गुलाब का फूल दे दिया, और गुलाब के फूल पे शेर भी बड़े सारे बने हुए हैं। लेकिन सूरजमुखी का ये जो बाग तोहफे में दिया ना 50वीं सालगिरह पे इस शख्स से अपनी बीवी को, पता है इसमें फ्लावर्स की तादाद कितनी है? 12 लाख। 12 लाख सूरजमुखी के फूल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इससे बेहतरीन तोहफा नहीं हो सकता। कि मैंने जिंदगी भर में जो तोहफे दिए हैं, जो चीज़ें दी हैं, तो बेगम साहिबा खुश नहीं होती। जाहिर बात है, गिले शिकवे बहुत होते हैं। तो उसने बोला कि भैया क्यों ना बाग ही दे दें और जान छूट जाए, कहीं ना कहीं बेगम साहिबा खुश हो जाए। लेकिन वैसे रिश्ता बड़ा खूबसूरत भी है, अनोखा सा। और फिर अगर आप देखें कि 50 बहारें जो हैं ज़िंदगी की वो एक साथ उन्होंने गुजार दी, तो फिर भैया ये तोहफा जो है ये अनमोल तोहफा है भाई, मतलब मज़े का है। आप देखें ना कि येलो वैसे तो रोज़ से स्टार्ट होता है, रोज़ रेड रोज़ से स्टार्ट होता है मामला, और फिर मामला पीले पे चला जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिश्ता कितना खूबसूरत है। लेकिन हरमीत आपने बिला वजह बात तो चलिए आपने कंप्लीट कर ली, लेकिन आपने जो बीवियों को बदनाम किया हुआ है ना, खैर मुझे लगता है कि प्रोग्राम में मौका निकाल के ना मुझे इस बात को जस्टिफाई कर ही देना चाहिए कि ज़िंदगी के 50 साल भी इस ऑब्वियसली इस शख्स के साथ गुजारना या किसी भी मर्द के साथ गुजारना एक क्रेडिट का बात होती है कि आप 50 साल एक शख्स के साथ गुजार रहे हैं, आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। और मर्दों की ऑब्वियसली बहुत सारी खुसूसियात और बहुत सारी खामियां भी होती हैं। तो जनाब एक औरत ही होती है जो कि तमाम चीज़ों को डाइजेस्ट करके बड़ी खूबसूरती से ये रिलेशन बनाती है और फिर 50 साल मुकम्मल करती है। आप देखिए ना कि अगर हम गोल्डन जुबली की बात करें, पता नहीं कितनी कपल्स की उम्मीद ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी की 50 बहारें एक साथ देखें। तो इन्होंने जो 50 बहारें एक साथ देखी हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस ना, मतलब बेड ऑफ हम अगर ये सनफ्लावर्स कहें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इनको आई थिंक सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्होंने ये हरमीत अचन के बेटे ने बहुत मेहनत की है इस स्टोरी में ना। बेसिकली ये बात है कि ऑब्वियस जब आपकी औलाद बड़ी हो जाती है और आप 50 साल की आपने ज़िंदगी साथ गुजारी हो तो एज भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो। अच्छा उनके बेटे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बाप का बहुत साथ दिया, 3 महीने तक मुसलसल मेहनत की, और 80 एकड़ ये रकबा है जिस पर ये सूरजमुखी के फूल उगाए गए हैं। तो हरमीत ये खातून ही होती है जो पूरे घर को और घर में बसने वालों को और एक मकान को घर बनाती है। अबे वाकई में ये क्रेडिट मर्द को भी चाहता है कि वो इतना बर्दाश्त करके, यानी 50 साल बर्दाश्त करना, ये सब चीज़ों को लेके जाना, ये बड़ी बात है। ये दोनों को क्रेडिट जाता है। हाँ, ज़िंदगी का अगर आप देखें तो ये दोनों पहिए जो हैं उसकी वजह से ये गाड़ी का सिलसिला चलता जाता है और सिस्टम चलता जाता है। लेकिन बहरहाल खूबसूरत वीडियो है, हमें इसको अगर हम देखें अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे रिश्ते जो हैं कहीं ना कहीं अधूरी राह में चले। वादे तो बड़े होते हैं, वादे वफा करने वाले बड़े कम होते हैं। तो 50 साल की बहारें जो है वो सेलिब्रेट करें और डिफरेंट वे से सेलिब्रेट करें। वही बात कि मामला रेड रोज से शुरू और फिर अगर आप येलो में चले जाएं तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। ये आप भी अपनी मतलब इस दफ़ा आप भी ट्राई कर सकते हैं इस आइडिया को, तो ट्राई एट होम। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं।
हरमीत, मैं तो इस चीज़ की फेवर में हूँ। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर एडवांसमेंट की बात करें, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की बात करें, उसमें बोटॉक्स हो गया, आपके चेहरे को अपलिफ्ट करना हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आजकल ख़वातीन कराती हैं। हाँ, पहला ज़माना और था, कहा जाता है कि नहीं आपको ये सब कुछ नहीं कराना चाहिए, जो कि फ़ेक लगता है। लेकिन एक फैक्टर जो जस्टिफाइड होता है इन सारे ट्रीटमेंट्स में, वो ये कि जब आपकी उम्र ज़्यादा होना शुरू हो जाए हरमीत, तो ऑब्वियसली हर किसी को ये दिल करता है, हर किसी का ये शौक़ होता है कि वो अपनी एज से थोड़ा कम ही लगे। तो उसके लिए चूँकि अगर आपकी एज ज़्यादा होना शुरू हो जाए, फेस पे रिंकल्स आ जाएँ, आपकी झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएँ, या आपकी स्किन ढलकना शुरू हो जाए, तो ये ट्रीटमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। और ये खातून इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल है। आपको हम बिफ़ोर और आफ्टर भी दिखा रहे हैं। अब आपने कीमत देखें कि वो इसने कीमत क्या अदा की है अपने आप को जवान दिखाने के लिए। खातून ने चेहरे की सर्जरी के लिए जनाब अपना घर ही भेज दिया है, क्योंकि वो पहले भी, इससे पहले हरमीत बहुत सारी सर्जरीज करा चुकी हैं। बोटॉक्स उन्होंने कराया, फेस को अपलिफ्ट उन्होंने कराया, रिंकल्स, PRP और इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स वो ले चुकी हैं। लेकिन अब जो है वो उनको ये शौक़ था, और ये शौक़ पूरा करने के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना घर भेज देती हूँ। और आजकल पता है वो कहाँ रह रही हैं? अपनी एक गाड़ी के अंदर। लेकिन वो कहती है मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जवान लगती हूँ। लेकिन चेहरा जवान होना चाहिए। वैसे सोहा, शेक्सपियर साहब का ना एक शेर है जो अगर आपने भी पढ़ा होगा, जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत स्टेज हैं। लेकिन आजकल अगर हम देखें कि ये शौक़, नई चीज़ें जो आ रही हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि जवान रहें और ख़ूबसूरत रहें, लेकिन अगर उस शेर की जो मीनिंग है वो बड़ी मज़े की है कि चाहे वो बचपन हो, लड़कपन हो, नौजवानी हो, जवानी हो, या वो जब आप बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, तो हर एक स्टेज बड़ा खूबसूरत है, और उस स्टेज को भरपूर तरीके से अगर आप जीते हैं तो वही असल ज़िंदगी है। लेकिन बहरहाल आजकल आपने देखा है कि भाई ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बोटॉक्स का हो या दीगर और सर्जरी के हवाले से अगर हम देखें। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि खूबसूरती को बरकरार रखते रखते भैया खातून घर से निकल कर सड़क पे नहीं होगी, गाड़ी पर आ गई है। आहिस्ता ऐसा ना हो कि गाड़ी भी भेज दे फिर सड़क पे आ जाएगी। चले जनाब, लेकिन चले शौक़ तो पूरा हो गया ना, और शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो जनाब अगर आपको लगता है कि यस आपको जो चीज़ बेहतर लगती है अपने लिए वो करनी चाहिए, और हरमीत की ही बात, यू शुड एंजॉय एवरी फेस ऑफ योर लाइफ। मतलब आपने बचपन, उसके बाद जवानी, और उसके बाद जवानी के बाद जो मिड लाइफ आपकी होती है, और उसके बाद बुढ़ापा, आपको हर चीज़, हर फेस को बड़ा भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना चाहिए, सिर्फ गुजारना नहीं चाहिए। तो पास आउट ना करें, कोशिश करें इसको जिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो आपको खुश करने के लिए कि ज़िंदगी में जहाँ पर आजकल स्ट्रेस, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहीं पर ऐसे तरीके भी आ गए हैं, ऐसी थेरेपीज़ भी आ गई हैं जो कि आपको थोड़ा लाइट कर देंगी। लाफ्टर थेरेपी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, और इसकी मैंने ऑब्वियसली हरमीत हमने अपने शो में इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है। डू यू रिमेंबर कि बहुत सारे ऐसे बिल्कुल थेरेपिस्ट आए थे हमारे शो में, तो हमने लाफ्टर थेरेपी ट्राई की थी। लेकिन अब लाफ्टर थेरेपी के बाद पेश खिदमत है डांसिंग थेरेपी। अच्छा, चीन में ऑब्वियसली आपको पता है इस तरह के काम वो कौम ज़्यादा करती है, जिसकी हम खबरें अक्सर अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जापानीज़ हो गए या चाइना में रहने वाले लोग जो हैं वो इस तरह के अपने आप को खुशबाश और सेहतमंद रखने के लिए इस तरह की थेरेपीज़ हमेशा इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। अब ये हैप्पी डांसिंग जो है हरमीत, ये थेरेपी इन्होंने लॉन्च कर दी है। वैसे अगर हम डांस की बात करें तो आपको देख के मुझे इस बात का ख्याल आता है कि अगर भंगड़ा डालना शुरू कर दे तो बंदा वैसे खुश हो जाता है ना। मतलब भंगड़ा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपका मूड अप। वैसे सोहा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो थेरेपियाँ हमारे सामने आती हैं और उसके कोई ना कोई फ़ायदे ज़रूर होते हैं। और अगर मैं डांसिंग के हवाले से बात करूं तो मुझे याद है कि चाहे वो मैं पड़ोस की बात इसलिए करूंगा कि काफ़ी रिश्तेदार हमारे वहाँ पे, और हमारे एक रिश्तेदार से मैंने पूछा कि आप इतनी फ्रेश क्यों रहती हैं और उसकी क्या वजह है। तो उसने कहा कि भाई मैं डांस करती हूँ, जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं नाचने लगती हूँ, कमाल का डांस करके फिर वो जो फ्रेशनेस, जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं आपके वो जो डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, चाहे आप एक्सरसाइज करें सोहा, आप निकल जाएं किसी भी मसले में आप हो ना, और आप 2 किलोमीटर ज़्यादा ना लगाएं, 2 किलोमीटर तक लगाएं, दौड़ लगाएं, यकीन माने कहीं ना कहीं वो थकावट, वो डिप्रेशन, वो जो सुस्ती है वो दूर होके, और फिर उसके बाद जब आप फ्रेश होते हैं कमाल का वो सीन होता है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी चीज़ है कि नई नई चीज़ें आ रही हैं। और आपको याद होगा कि पहले जब योगा
योगा आया था हमारे मुल्क में, एंट्री मारी थी, तब भी इस हवाले से चीज़ें होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखें कि लाफ्टर थेरेपी अगर हम देखें तो हमने खुद अप्लाई किया है। तो वो जो 1 मिनट के लिए जब आप हंसते हैं, खुल के हंसते हैं, तो यकीन माने वो डिप्रेशन, वो सुस्ती सब कुछ भाग चली जाती है। लेकिन अब आप मुझे ये ना कहना कि पाजी आप उठ के भंगड़ा ही डालें। आपको देख के मुझे ये याद आता है कि भंगड़ा ऑब्वियसली इज अ काइंड ऑफ डांस, एक ऐसी फॉर्म है डांस की जिसमें आप ऑटोमेटिकली फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है आपकी। तो अगर हम डांसिंग की बात करें, डांसिंग थेरेपी, हैप्पी डांसिंग थेरेपी की बात करें, तो हरमीत आपने हमसाया मुल्क की बात की, आपको पता है वहाँ तो इसको एक धर्म की तरह लिया जाता है ना, क्लासिकल को एक धर्म की तरह लिया जाता है, धर्म नाटक जो है वो सिखाया जाता है। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं उसमें आपका बहुत सारी ऐसी इंट्रोड्यूस, अब तो पहले बहुत 2-3 ही ऐसी थी, लेकिन अब तो इतनी काइंड्स निकल आई हैं डांसिंग की, जैसे पॉप हो गया और बेली डांस हो गया, वैसे मुझे नाम तो कम ही आते हैं, खैर। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब जब ये चीज़ बेली डांस सऊदी अरब में ज़्यादा किया जाता है वैसे। एग्जैक्टली। तो आप अरब की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें, आप चाइनीज़ की बात करें, फिलहाल तो हम चाइनीज़ को ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं। वो जिस तरह का डांस कर रहे हैं ना हरमीत, ये किसी योगा से कम नहीं है, ये किसी फिजिकल एक्टिविटी से कम नहीं है। मतलब आप अगर ये करते हैं, वैसे इनके सॉन्ग भी बड़े मज़े के होते हैं। आपने इनके सॉन्ग सुने हैं वैसे? नहीं, वैसे मैंने नहीं सुने, लेकिन आज मतलब मज़े से गा के उसके साथ डांस करना भी बड़ा मज़े होता है। देखिए हरमीत कितना ज़बरदस्त तरीके से हमें एंटरटेन कर रहे हैं। आज जाके आपने गूगल करना है, आपने आज चाइनीज़ गाना गूगल करके घर पे आपने इसका डांस करके देखना है, यकीनन आपका मूड जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। तो हमने कैसी अच्छी ज़बरदस्त $100 टिप आपको दी है। सो हैप्पी डांसिंग आज ज़रूर ट्राई करें एंड स्टे हैप्पी। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपको दोबारा से चीन ही ले जाते हैं, क्योंकि हमने आपको एक ऐसे मतलब नायाब रीच से आपकी मुलाकात चलते हो तो चीन को चलिए, आज आप चाइना की तरफ ही जा रही हैं। आज सारे हमारी खबरें, क्योंकि हमारे ना नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए थे ना, तो हमने कहा चलो ज़्यादा खबरें वहीं से शामिल कर लेते हैं। खैर, चीन के चिड़ियाघर में ये नायाब रीच जो है वो लोगों को इंसान होने का धोखा दे रहा है या नहीं, ये एक सवालिया निशान है इस वीडियो आने के बाद। अच्छा, अभी दरअसल है रीच, क्योंकि जो चिड़ियाघर की इंतज़ामिया उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो आपको 2 टांगों पे खड़ा हुआ रीच नज़र आ रहा है, दरअसल ये रीच ही है। लोग ये ज्यूम कर रहे थे हरमीत कि ये एक इंसान है जिसको कॉस्ट्यूम पहनाया हुआ है रीच का, लेकिन दरअसल ये रीच की वो किस्म है जो कि काफ़ी करतब शरतब करती है और काफ़ी इंसानों को धोखा देने की काफ़ी प्रैक्टिस है इनको। लेकिन हरमीत जब वो खड़ा हुआ है ना, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि वाकई किसी इंसान को आपने कॉस्ट्यूम पहना दिया है और वो 2 उसके हाथ है, ऊपर 2 उसकी टांगे हैं। लेकिन जनाब ये दरअसल रीच है और एक नायाब रीच है। तो ये वीडियो आजकल बड़ी वायरल हुई है, मिलियन में वैसे रीच की स्माइल बड़ी मजे की होती है। आपको पता है कि डिंटोनिक जैसी स्माइल होती है, मतलब हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको हम अक्सर छिड़ा करते थे ना, हम क्लास में होते हैं, शरारतें तो बहुत होती हैं, तो आप इनको जब ये स्माइल करते हैं तो वही वाली लुक आती है, डिंटोनिक वाली। लेकिन बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया कि अब ये इनको देखें, इनकी जो ट्रेनिंग बाकायदा से हुई, और ऐसा लगता है कि कोई इंसान जो है, वैसे तो हमें बहुत सारे शाहराओं पे, बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे मार्केट्स या ऐसे लोग नज़र आते हैं जिन्होंने बाकायदा जो है वो लगते भी हैं, लिबादा जो ओढ़ा होता है लगते भी यही हैं कि कहीं ना कहीं कोई जानवर है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वाकई जानवर है, और आप इसके करीब ज़्यादा ना जाएं क्योंकि दांत इसके बड़े नोकीले होते हैं। तो आपने जनाब चिड़ियाघर में जाना है और जाकर इस तरह के, बल्कि अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो ऑब्वियसली हरमीत बच्चों को बहुत शौक़ होता है चिड़ियाघर में जाके ऐसे जंगली हयात देखने का। लेकिन हम चूँकि इन बेचारे जानवरों की ज़्यादा केयर कर नहीं पाते और सोर्सेज ना होने की वजह से, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ऐसे बड़े नायाब जानवर हैं जो कि हमारे चिड़ियाघर में रखे गए थे, अब हम उससे जी अब हम महरूम हो गए हैं तमाम अच्छे जानवरों से, उनको देख के बच्चे खुश हुआ करते थे। आप कमान को मिस करनी है वैसे, बहुत ज़्यादा नूरजहां और मधुबाला को भी मिस कर रही हैं। लेकिन चलिए गुजारा करें, ये वीडियो देखें और ये मैं वीडियो हाथी की बात कर रहा हूं। ये वीडियो देखें, हरमीत पाजी आज बहुत मूड में है, लेकिन चले ये वीडियो देखें और इंटरनेट पे देख के कमेंट जरूर करें। हमें दीजिए जरा छुट्टी एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली कहा जाता है कि हर इंसान में एक आर्टिस्ट ज़रूर होता है, अनटिल और अनलेस आप उसको पहचान जाए। अगर आप गाना गाते हैं, आप सिंगर हैं, तो आप एक आर्टिस्ट हैं। अगर आप पेंटिंग करते हैं, आप पेंटर हैं, तो आप एक आर्टिस्ट हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो तो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट को या उसकी आर्ट को समझने के लिए भी आर्टिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अंदर इस चीज़ को डायग्नोस कब करते हैं, ज़िंदगी के किस मरहले पे ये समझते हैं कि येस, अगर मैं हरमीत पेंटिंग्स की बात करूँ या किसी भी आर्ट की बात करूँ, तो येस आपकी ज़िंदगी में होने वाले जो मामलात होते हैं उसको आप इस तरह की आर्ट के ज़रिए शायद अपनी सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को एक कैनवस पर उतार कर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं।
आपकी मुलाकात एक ऐसी ही आर्टिस्ट से मैं बिल्कुल, कराऊंगी जिनका आर्ट वर्क जब मैंने देखा और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यस, ये जो डिपिक्ट कर रहा है वो इनका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, बल्कि इन जैसे बहुत सारे लोगों का स्टेट ऑफ माइंड है कि बाज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, बाज़ आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बाज़ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, लेकिन उसको एक खाली पेपर पे यानी कोरे कागज़ पे उतारना ये किसी किसी को आता है। और हमारे साथ मोमना सब्बर एक ऐसी ही आर्टिस्ट मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much for being here. Good to see you. And I'm happy to see all of your work. First of all, I just want to show you guys जो इनका काम है। Basically ये है abstract miniature, right मोमना? जी। अच्छा, ये abstract miniature है। आपने बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का काम करता हुआ देखा होगा, मतलब कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त स्केच बनाते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, लेकिन ये जो abstract miniature है ये क्या है, ये मोमना हम आपसे ही जान लेते हैं। I just want you to tell out कि ये किस तरह का आर्ट है और ये बहुत मुख्तलिफ है, देखने में तो बहुत मुनफरिद लग रहा है, बट व्हेन यू स्टार्टेड? ये इसका स्टार्ट मैंने इस तरह से किया था कि हम लोग क्लास में जिस तरह सब लोग साथ होते थे तो डिफरेंट फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ काम किया करती थी, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो डूडलिंग करती थी, तो मुझसे वो इतना डिस्कस कर चुकी थी कि मुझे लगता था कि ये मेरा ही थीसिस है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस पे थोड़ा काम करूँगी, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट। अब डूडलिंग, अब आपको सेम पेपर दिया जाता है, लेकिन हम दोनों की चीज़ें डूडलिंग ही है, लेकिन जो आप बनाते हो आप अपनी पर्सनालिटी बता रहे होते हो और जो सामने वाला होता है वो अपनी बता रहा होता है। तो उसका जो स्टाइल था वो काफ़ी वाटरी था और मेरा था कि मैं बस बैठती थी और पैटर्न्स बनाती थी और उसके अंदर पैटर्न्स बनाने शुरू करती। पैटर्न के अंदर पैटर्न के अंदर। आई जस्ट वांट यू गाइस कि जो मेरा कैमरा मैन है वो जरा इसको क्लोज करे थोड़ा सा, ये वाला ऐसे। अच्छा, ये ऐसे है, ओके, दिस वन, बिकॉज जो आप पैटर्न्स की बात कर रहे हैं वो पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स है। इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो ये डिपिक्शन किस चीज़ की है? ये जब चीज़ें मैं सोच रही होती हूँ तो मैं बस एक पेंसिल पकड़ती हूँ, जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं उनको पेंसिल देते हैं तो वो कुछ भी रैंडम पैटर्न्स बनाना शुरू कर देते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, खुश हूँ तो अच्छे वाले, गुस्सा आया हुआ तो अलग तरह से। अब जैसे ये मैंने गुस्से में किया था। डू यू रिमेंबर कि आपने ये पैटर्न्स जो हैं वो किस किस टाइम पे बनाए हुए हैं? हरमीत, मतलब आपको पता है, अच्छा चले ये तो पैटर्न्स है, आपको मैं काम करती हूँ अपने रन डाउन का पहला पेज दिखाती हूँ। ये जो मेरे रन डाउन का पहला पेज है ना, ये पेज बेसिकली मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सब ये सब आर्ट करते हैं। ये डूडलिंग है। अच्छा, ये डूडलिंग है। अच्छा, आपको पता है आज तो मैंने बहुत कम किया है, मैं ये आपको ये पेज के थ्रू बताना ये चाह रही हूँ कि आप सब ये करते हो। हरमीत वहाँ बैठा हुआ है, मैं यहाँ बैठी हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में खासतौर पर आपको खाली पेज मिल जाता था ना, तो अपना पूरा थॉट प्रोसेस आप उसमें ड्यूरिंग लेक्चर आप फर्स्ट कॉपी का पेज निकालते हैं और कुछ करने शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये तो डूडलिंग हो गई। इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस वन, जो कि बेसिकली हमारे सेट पे बैक एंड पे लगा हुआ है, ये भी ऑब्वियसली मोमना आपका ही आर्ट है और आपने इस पेंटिंग को और इस दरवाजे को जो नाम दिया है वो बाबे अली दिया है। जी, इसके बारे में बताएं। ये मैं खुद फोटोग्राफी करती हूँ डिफरेंट जगहों पे जाके, और मैं लाहौर से ही हूँ तो फिर लाहौर में ही मेरा ज़्यादातर होता है। तो मैं गई थी अंदरून लाहौर सबील वाली गली, वहाँ पर मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा और वहाँ पर मैंने आयन लाम चोटी, अब मैं दोबारा गई तो वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, वो क्योंकि हाँ अली, आयन लाम छोटी है, मैंने इसको कहा अली और फिर मैंने उसको बनाना शुरू किया और वो मैंने बाबे अली बना दिया। बाबे अली बना दिया, क्या खूबसूरत बात है। वैसे भी अली यानी इल्म का अगर हम देखें जो सोहा ने आपसे सवाल किया, सोहा ने जो सवाल किया ब्रेक में आपसे किया, अगर हम एक आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट इस सोसाइटी को, इस माशरे को, इन सारी चीज़ों से गुजर के वो सारी चीज़ें देखता है और फिर कहीं ना कहीं वो सोच बनती है और सोच जो है वो उसकी जो पेंटिंग में उसकी अक्कासी करती है। आपसे जानना चाहेंगे भाई, आप आर्टिस्ट हैं और कमाल का आपका आर्ट है, तो आपका क्या ख्याल था कि भाई हाँ मैं अगर आर्टिस्ट बनी, जब नहीं बनी थी और कोशिश थी कि हाँ ये वाला है, ये वाला सीन है और मैं कर सकती हूँ, तो क्या सोचती कि किस तरफ ज़्यादा आपका आर्ट जो है किस चीज़ की अक्कासी करेगा? आई एम ट्राइंग टू लिसन हिम, लेकिन मुझे उस तरह से उनके चलिए मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली वो कह रहे पूछना आपसे ये चाह रहे हैं कि जब आप कोई भी आर्ट बनाती हैं तो ज़्यादातर आपकी कोशिश क्या होती है कि ऑब्वियसली जब पेंटर या जो भी आर्टिस्ट होता है वो किसी भी चीज़ को मुआशरे की कवर करता है, तो ज़्यादा आपका फोकस क्या है कि व्हाट यू वांट टू से थ्रू योर पेंटिंग्स, योर आर्ट वर्क? मेरी मोस्टली जो पेंटिंग्स हैं उसमें आप ट्रीज़ देखेंगे, ग्रीनरी देखेंगे
और इस तरह की चीज़ें, पाथ्स देखेंगे। जो ऑयल पेंटिंग है ये तो एक बाद का प्रोसेस था, लेकिन जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो लैंडस्केप है। अब उसमें मैंने लोगों के रिलेशंस को इसमें ऐड किया। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट जो सीरीज़ अपनी बनाई थी वो था रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। उसमें मैंने सिंबलाइज़ किया एक टीचर को एज ए ट्री, और पाथ जो वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं बेटा ये करना ये ना करना, चीज़ें इस तरह की। तो मेरे काम में आपको हर चीज़ एक किसी ना किसी चीज़ से सिंबलाइज मिलेगी। अच्छा, नेचर what I perceive through your like आपका जो काम है, आप चाहती हैं कि नेचर के थ्रू आप मुख्तलिफ इंसान जो है उनके रिलेशंस को डिपेक्ट करें जी। क्योंकि अगर आप लैंडस्केप की बात करें और मतलब आपकी पेंटिंग्स में ऑब्वियसली आपने जब काम शुरू किया तब और अब की अगर हम बात करें तो वहाँ हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मार्केट में कुछ का डिस्प्ले हो जाता है, कुछ का डिस्प्ले नहीं होता। आप अगर आइडियलाइज़ करें तो आप किस जॉनरा में ख़ास तौर पे किसको आइडियलाइज़ करती हैं, किसका काम ज़्यादा देखती हैं, किसको ज़्यादा फॉलो करती हैं? मैंने शुरू से जब काम करना शुरू किया तो मेरी एक टीचर ने कहा कि आप ना काम देखें एना मॉल्का का, एना मॉल्का अहमद। उसके अलावा मेरे बड़े फेवरेट हैं लियोनार्डो डा विंची। हालांकि मैंने उनका थोड़ा सा काम कॉपी किया, लेकिन मैंने उस तरफ नहीं गई क्योंकि वो बहुत इंटेंस कलर और बहुत मैच्योरिटी की तरफ और बड़े ना जैसे डार्क साइड वाले उनकी चीज़ें थी। Which people don't want to talk about. आसिम अमजद साहब है, मेरी उनसे बात हुई, वो बहुत अच्छी लैंडस्केप्स करते हैं और उन्होंने कहा कि जो पैलेट है ना आजकल वो बहुत लोग ब्राइट कलर्स मांगते हैं, बहुत मल्टी पैलेट होनी चाहिए क्योंकि पेंटिंग्स यहाँ पर मतलब जो शुरू से ही अब तक जितना भी है पेंटिंग्स समझा जाता है कि ये एक सजाने की चीज़ है। और आप मार्केट में जाते हैं जब और गैलरीज देखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादातर वही काम बिकता नज़र आता है जो कि आपके घरों को सजाता है। तो वो फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, इम्प्रेशंस, हर चीज़ एक साइड पर रह जाती है और इसीलिए हमारा शायर हरमीत, मेरे ख्याल से आप ये बात ज़्यादा अच्छे से परसीव कर सकते हैं बिकॉज जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड में जाते हैं, हरमीत बेसिकली शांगला से है, तो जो मंजर आपको वहाँ नज़र आते हैं ना पहाड़ों के, सूरज के, चांद के, रात को, दिन, सुबह, दोपहर, वो आप ज़्यादा स्केच और ज़्यादा पेंट करते हैं तो वो लोग समझते हैं कि घर में बहुत खूबसूरत लगता है बिकॉज हम मंजर उसे कहते हैं। हम एक मंजर की जब बात करते हैं तो जो हमारे दिमाग में एक मंजर की पिक्चर आती है वो नॉर्दर्न एरियाज़ की या पहाड़ों की या दरियाओं, नदी नालों की आती है। इन एडिशन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने स्टूडियो में ना इतनी पेंटिंग्स अपने लिए नहीं रखी हुई। अब मेरे पास ना एक बहुत पुराना फ्रेम था, मैंने उसको टेढ़ा लगाया और जो उसका नेल था वो भी नज़र आ रहा है और फ्रेम में कुछ भी नहीं है। मैंने एक पेपर रैंडमली लिया, उसके ऊपर लिखा अ गुड पेंटिंग और टेप से उसके अंदर चिपका दिया। अब वो टेढ़ा भी है और उसके ऊपर एक टेप से पेपर लगा हुआ है और उस पर पेंटिंग लगा हुआ है। अब लोग मुझे पूछते हैं ये क्या किया हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि ये आपकी अपनी थॉट है। हर इंसान समझता है खूबसूरत चीज़, किसी के लिए कुछ खूबसूरत है, किसी के लिए कुछ खूबसूरत है। तो मैंने इसको ऑडियंस पे छोड़ दिया अपनी कि आपके लिए जो खूबसूरत है आप समझ लें ये वही है, आप अपने मुताबिक परसीव करें, चाहे आप अपने अंदर का आर्टिस्ट निकालें। हरमीत, में से आपको पता है कहा जाता है, आप भी इस बात को ज़रा मैं चाहती हूँ ज़रूर सेकंड करें कि चाहे वो आर्ट और जो ना समझे मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया, मोमिना की बड़ी बातें बड़ी मज़े की हैं। मोमिन, हाँ, अगर हम देखें, हाँ, एक सहाफ़ी की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो ख़बर है उसकी चर्चा हो पूरी मीडिया में, या इसी तरह का आर्टिस्ट उसका अपना एक नज़रिया होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है और सोच की जो है उसको आगे लेके जाना चाहता है कि उसकी ख्वाहिश होती कि उसके पेंट या उसका आर्ट का जो है उसका भी चर्चा हो। आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का, अगर मुख्तलिफ़ एग्ज़िबिशन होती हैं, मुख्तलिफ़ जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अवार्ड से नवाजा जाता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना लाजिम है ताकि अगर आप कोशिश करें कि उस तक भी आपकी अप्रोच हो सके? मैंने एक चीज़ नोटिस की है या एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि जब हम लोग एक चीज़ के पीछे भागते हैं ना कि अच्छा मैं मशहूर हो जाऊं, मेरा काम लोग पहचाने, हम इस चीज़ की दौड़ में शुरू हो जाते हैं और हम लोग अपने काम पे मेहनत कम और उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा करना चाह रहे होते हैं और उस दौरान आपका पैशन ख़त्म हो जाता है और आप इसी चीज़ को करते हो कि अच्छा नहीं, मुझे सब देखें, मुझे सब जाने, वो आपकी परफेक्शन साइड पे हो जाती है। मैंने अब ये किया
कि मैं एक पेंटिंग को 1 साल 2 साल देती हूँ। जब मेरा दिल करेगा मैंने तब स्ट्रोक लगाने हैं, और जितने इवन समटाइम्स मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 7 स्ट्रोक लगाए और मैंने छोड़ दी पेंटिंग। तो और एक टाइम पे 3-3 4-4 शुरू की हुई हैं। अब उसके पीछे ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि मुझे फेम या मुझे इससे अर्न नहीं करना, ये मेरा अपना शौक़ है और मुझे इसमें परफेक्शन चाहिए। क्या खूबसूरत बात की आपने मोमना, इतनी प्यारी बात कि आपका काम आपकी मोहब्बत होता है। Exactly. और आप मोहब्बत को बेच नहीं सकते। बेच नहीं सकते। वो अलग बात है कि जब आप लोग उसको पसंद करते हैं, सराहते हैं, तो ख़रीद कर अपने घर में तोहफे के तौर पर ज़रूर ले जाना चाहते हैं, चाहे वो उसकी कीमत अदा करें या ना करें, लेकिन वो मोहब्बत का पीस ही रहता है आपके लिए। Exactly. तो वो आपको मतलब अपने काम से, यानी अपने आर्ट से, इफ़ आई कुड एक्सप्लेन, जो कि मुझे अभी वाइब्स आ रही हैं मोमना से, वो यही है कि आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे तो वो काम बिकेगा भी, लोग उसे सराहेंगे भी, लोग उसे देखेंगे भी, बशर्ते कि आप उसे मोहब्बत ज़रूर करें। एक छोटा सा जाते एक पीस ऑफ आर्ट है जिसका हम दिखा भी रहे थे, मैं चाहती हूँ ज़रा इसको क्लोज़ किया जाए, बिकॉज हमने चूँकि इसे कहा है एब्स्ट्रैक्ट मिनिएचर ऑब्वियसली, और इसके अलावा जो आपने आर्ट वर्क दिखाया है आपको मोमना का, ये बहुत छोटा सा एक पीस है। जस्ट लुक एट दिस। और इतनी खूबसूरती से मोमना ने आपने इस पे पूरी अगेन नेचर डिपिक्ट की है, अगेन आपने इसमें दिखाया है। वैसे जो हम आपकी फुटेज दिखा रहे थे उसमें नज़र आ रहा था कि ये साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा था, सो आई थॉट कि मैं ज़रा अपने हाथ में पकड़ के दिखाऊं कि बहुत ही साइज़ छोटा है। ये जो आर्ट है, मैं चाहती हूँ इसके बारे में भी जाते जाते ज़रा आप कंक्लूड ज़रूर करें। ये मिनी लैंडस्केप्स हैं और मैंने ये वाटर कलर में किए हैं। और जब मैंने ये डूडलिंग शुरू की तो मैंने कहा मैं इतने छोटे छोटे डॉट्स लगा पाती हूँ, तो मैं छोटे स्केल पे काम करना शुरू करती हूँ। और मेरे पास 5 फीट्स के लैंडस्केप्स भी मौजूद हैं और 5 फीट से इतना मतलब मैं अग्रेशन भी होता है मेरा, मैं फिंगर्स से पेंट करती हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये इसमें आपको मेरी फिंगर्स के इम्प्रेशन भी नज़र आएंगे। और इसमें ये है कि मतलब एक आर्टिस्ट जो इस तरह से काम कर रहा है वो इतना भी कर सकता है अगर उसके अंदर उस काम को लेके पैशन है। मोमना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छी और बड़ी डीप बातें जो हैं वो मोमना से हमने की, बट ऑल दो जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश ज़रूर करें। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा आर्ट जो लगता है कि आपको मुतमईन करता है, आपको रिलैक्स करता है, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव लेके आता है। आजकल की भागती ज़िंदगी में हमारी हर किसी की कोशिश होती है या पैसे कमा लिए जाएँ या फेम कमा लिया जाए, तो वो चीज़ जो आपको यहाँ से सुकून दे उस आर्ट को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ज़िंदगी में मुतमईन रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी थॉट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने से मुंसलिक राइट लेफ़्ट देखिए, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।